एक और बाजार में कमजोरी भरा सेशन और कल है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और लंबा वीकेंड परसों से शुरू होने वाला। उससे पहले आज क्या आखिरी 1.5 घंटे में आएगी रिकवरी या फिर दिखेगा दबाव? 17,500 के ऊपर बंद हो पाएंगे या रहेगी नीचे की क्लोजिंग? रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 12:30 बजे अनिल लग रहा था हल्की फुल्की रिकवरी के थोड़े आसार आ रहे थे। प्राइवेट बैंक्स सपोर्ट जरूर अभी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बाद जो बाजार फिसले हैं और बैंक्स आईटी दोनों में गिरावट है, इस पर आपकी राय लेनी है सर। पर पहले बताएं इस समय के लिए बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें सब खराब वाली है, दीप अच्छी वाली कुछ है नहीं मेरे पास में। देखिए, निफ्टी 17,500 के नीचे है, बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास है, कमज़ोर है। रियल एस्टेट, मेटल, आईटी, ऑटो, बैंक, ये सब कमज़ोर है, जिसमें से आईटी और मेटल सुबह हम बात कर रहे थे कि इन शेयरों में अब दबाव दिखेगा, थोड़ा सावधान रहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स 2.5% नीचे है दोनों के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से जैसा कल अमेरिका में भी आपको दिखा। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखा रहे हैं, 150 से 100 अंक रहे हैं, लेकिन है तो नीचे ही लाल निशान में। वहाँ पर अभी भी कमज़ोरी बनी हुई है आपके लिए। यूरोप 1 से 2% नीचे है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत काफ़ी कमज़ोरी के आपको नज़र आ रहे हैं और सब तरफ से आपको बिकवाली का दबाव भी दिखेगा। एब्सोल्युटली, तो बिकवाली का दबाव तो बाजार में बना ही हुआ है और उसका आपको प्रेशर भी दिख रहा है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? क्योंकि बैंक सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है, पर जिस तरह से आईटी और मेटल्स फिसलते हुए दिख रहे हैं, क्या समझ में? आईटी, रिजल्ट्स, मेटल, ग्लोबल, दो ट्रिगर आपके लिए, और आप दो ही ट्रिगर पर ट्रेड कर सकते हैं, एक रिजल्ट्स पे और एक ग्लोबल पर। रिजल्ट्स का आईटी का आ गया, इसीलिए आईटी के रिजल्ट्स के बाद हमारा व्यू पॉजिटिव था नहीं आज आईटी पर, कि आईटी चलना मुश्किल है। और मेटल्स पे व्यू नेचुरली कि जिस तरह से अब धीरे धीरे हम युद्ध को भूल रहे हैं, 2 दिन से हम हेडलाइन नहीं बना रहे, वो असर आपको युद्ध पर दिख रहा है, सॉरी मेटल्स पर दिख रहा है। और चाइना में भी मेटल्स इसी वजह से तेजी से टूटते हुए दिखे हैं। तो वॉर प्रीमियम जो मेटल्स के भाव में थी वो अब धीमे धीमे जा रही है। सुबह हम बात यही कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो दीप, मुझे लगता है कि रिएक्शन एकदम परफेक्ट है और इन सब के बीच में बैंक्स का रिएक्शन एकदम परफेक्ट है। 37,300 के आसपास सपोर्ट है। 300 का आज हमने स्टॉप लॉस दिया था, कुछ सेकंड टूटा। एक इंटरेस्टिंग चीज दीप जो देखने वाली बात है, 37,350 300 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी पे, सुबह एक बार जरूर ब्रेक किया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने कोई खास कमजोरी दिखाई नहीं। दूसरी ओर निफ्टी एक बार जरूर 17,575 600 तक आने की कोशिश करता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी ने कोई खास मजबूती दिखाई नहीं। सो निफ्टी मजबूती दिखाने को तैयार नहीं और बैंक निफ्टी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखना ये कि बैंक निफ्टी को खींच लेता है ऊपर, या निफ्टी टांग पकड़ के नीचे घसीटता है बैंक निफ्टी की कि आजा तू भी मेरे साथ नीचे। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ज्यादा संभावना ये है कि थोड़ी रिकवरी मिल जाए, और क्यों मिल जाए उसके भी कारण है। थोड़ा 18,114 से आप करेक्शन देते थे, 17,450 के आसपास आ गए। नॉन स्टॉप करेक्शन 442 का लो है, तो 442 का लो। दूसरा 17,375 17,450, ये 17,350 17,425 75 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पे आज हमने कहा कि वहां है तो खरीदना है, तो वहां से ही घुमाए लगभग 15 पॉइंट ऊपर से। करेक्ट। तो 17,425 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है, जो सेकंड वाला है। पहला आपका 500-550 का था, अब यहां से शुरू हो जाता है। सो ये आप सपोर्ट जोन के पास आ रहे हैं। करेक्ट। सो यहां पे खरीदारी आपकी नीचे आ जाएगी। बैंक निफ्टी 37,350 37,400 2 दिनों का लो था, आज लगभग उसके आसपास पहुंचा कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन टिका नहीं है। कह सकते हैं कि नाम के लिए नीचे आए, लेकिन काम के लिए उस लो को टेस्ट किया और ऊपर आने की बार बार कोशिश कर रहा है। आप देखो 37,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी पे। सुबह हम बात भी करते थे, जहां पोजीशन जो बनी हुई दीप 37,500 पे कम नहीं है। 37,500 पे पुट थे 18 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, बार बार उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अपनी तरफ से सपोर्ट दे रहा है। अब थोड़ा सा दिग्गजों से सहारा अगर मिल जाए तो कहना ही क्या, बात करते करते 50-60 पॉइंट की रिकवरी। सो मेरा ये समझना है हम थोड़ी रिकवरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब एक ही प्रॉब्लम है, रिकवरी आएगी मुझे भी पता है, ताकत, दम, जोश मिसिंग है। तो क्या बोलते हैं उसको आप लोग स्वैग में? फिज। फिज बोलते हैं। हाँ, फिज वो मिसिंग। हाँ, फिज नहीं है मार्केट में। मतलब
ठीक है, बढ़ गए मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हाँ वैसा। सो देखते हैं मजा कब आएगा, मजा 17,600 पार होके टिकेंगे तो ही आएगा। तो आज का हाई क्रॉस करना जरूरी है, और अगर 2:30 बजे के पहले करें तो कहने क्या 3 बजे के पहले कर दे तो भी ठीक है। सो 17,600 के नीचे बंद नहीं होना चाहता मैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 37,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहता। तो लेट्स सी, बैंक निफ्टी तो लगता है बचा लेगा, निफ्टी का आप देखते हैं क्या है। तो बट आखिरी 1.5 घंटा इसीलिए आज से क्रूशियल है, लेट्स सी क्या होता है। मैं भी डेटा एक बार तैयार कर लेता हूँ। लग तो रहा है कि थोड़े मार्केट ओवर सोल्ड होने की कगार पे आ रहे हैं। सो अब यही बात है कि रिकवरी आपको अभी मिलती है या फिर कल मिलती है, क्योंकि लंबा वीकेंड है। तो लंबे वीकेंड के पहले दो सबका अपना अपना व्यू है, किसी का व्यू तेजी का होता है, किसी का व्यू होता है कि नहीं लंबे वीकेंड के पहले पोजीशन कम रखो। करेक्ट सर, अपना अपना व्यू। तो लेट्स सी, थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट, लेकिन बैंक निफ्टी पर अभी तक भरोसा है। ओके तो बैंक निफ्टी पर भरोसा है और उस पर थोड़ी रिकवरी फिर से आ रही है। निफ्टी ये देखना जरूरी रहेगा। आइए बताएं आपको कुछ खबरों वाले इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आज के, और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज के सत्र में कैश सेगमेंट से आनंद राठी वेल्थ और साथ ही टिन प्लेट इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ साथ सिंप्लेक्स इंफ्रा पर भी नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और भारत के लिहाज से सीपीआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आते हुए दिखेंगे। कल बुधवार 13 अप्रैल निफ्टी से इन्फोसिस, तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस के नंबर्स पर हमारी नजर रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे है, तो पोस्ट मार्केट की साथ ही हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज इसके आईपीओ की भी लिस्टिंग होगी। आपको याद दिला दूं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है कुल लगभग 8 गुना बढ़ता हुआ दिखा था। छोटा आईपीओ था 130 करोड़ रुपए का, 144 से 153 रुपए इशू प्राइस तय किया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक कल के सत्र में होगी। और ग्लोबली 2 इंपॉर्टेंट डेटा है यूके के लिहाज से, एक तो इसकी महंगाई आंकड़े आते हुए दिखेंगे, साथ ही यूरोप के लिहाज से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आएगा। गुरुवार 14 अप्रैल भारतीय बाजार बंद रहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के मौके पर, और डब्ल्यूपीआई डेटा यहां पर मार्च के भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे 14 अप्रैल को ही। नंबर्स के लिहाज से कैश सेगमेंट से आलोक इंडस्ट्रीज यहां पर नंबर्स आएंगे, और साथ ही ग्लोबली यूएस के रिटेल सेल्स डेटा भी आते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। पर एक ट्रिगर अनिल जी, अभी उसी की बात हो रही थी, बैंक निफ्टी जरा पुल अप करिए। शो की शुरुआत हमने करी थी 100 पॉइंट नीचे था, अब 50 पॉइंट ऊपर है। तो पिछले 5 मिनट में 150 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी। क्या बात है, वाह, जय हो बैंक निफ्टी की, बढ़िया है। जब मूव करता है ऐसे ही करता है। नहीं बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे थे कि भाई यहाँ बेचने के लेवल नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के लेवल है। 17,350 17,425 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहाँ पर पहुँच चुका था। तो दिन का करेक्शन पूरा हुआ। अब यही कि रिकवरी कितनी टिकाऊ होती है, रिकवरी आना तय है। बात करते आ जाएगी हमें नहीं पता था ऑनेस्टली, लेकिन आएगी ये पता था, आएगी ये पता था। तो चलो आ रही है, उम्मीद करें कि थोड़ी टिके। 17,600 देखना है दीप हमें, उसकी 17,600 एक बार हो जाए ना तो फिर मजा आए। 500 के ऊपर तो होल्ड कर रहा है। 500 के ऊपर भी अपने आप में अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल। एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, यहाँ से आपको स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में। आइए वरुण से जानते हैं खबरों वाले शेयर्स। वरुण गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो नतीजे आए हैं जीएम बेवरेज के, जहाँ पे मुनाफा घटा है 45.3 करोड़ से घटकर 40 करोड़ के आसपास आया है, और आय जो है करीब करीब 128 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ के आसपास आई है। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स Q4 में ग्लोबल बिक्री जो है उसमें 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। एबी कैपिटल FY22 में लेंडिंग बुक जो है उसमें 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, AUM 10% बढ़ा है। NBFC ग्रॉस डिपॉजिट्स जो है, डिसबर्समेंट जो है माफ़ कीजिएगा, उसमें 45% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लोन बुक 13% बढ़ी है NBFCs की। वहीं एलेम्बिक फार्मा सब्सिडरी को US FDA से मंजूरी मिली है। त्वचा रोग से जुड़ी एक दवा है जिसके लिए US FDA से मंजूरी मिली है। एस्कॉट्स, राकेश झुंझुनवाला जी ने हिस्सेदारी घटाई है, लेकिन अभी भी 1% के ऊपर है। 1.38% है इनकी हिस्सेदारी, 3.57% इन्होंने हिस्सेदारी जो घटाई है। हमने आपको कल ही बता दिया था 1% के ऊपर ये हिस्सेदारी रहने वाली है। स्पाइसजेट, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है स्पाइसजेट और मारंस के बीच में, वो टल चुका है। 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इन्फोसिस, मेलबर्न में लिविंग लैब इकोसिस्टम लॉन्च किया, इस कंपनी ने अपडेट दिया है। महिंद्रा लाइफ बैंगलोर में नेट जीरो एनर्जी होम जो है वो ये कंपनी बनाएगी, अपडेट दिया है। ब्लॉक डील फिर से एक बार आईटीसी में 15,60,000 शेयर्स के, पीएनबी में 13 लाख और केएस इंटरनेशनल में 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। किसने लिया आईटीसी? अनिल जी 2 हफ्ते पहले ले रहा था लगातार, उसने लिया होगा। लेकिन आज तो थोड़ा नीचे है, आज नीचे आज नीचे है।
चलिए तो आज ये है आपके लिए कुछ बड़े सौदे जिन पर रखनी है आपको नजर। आइए 265 के आसपास एक बड़े ब्रेकआउट की बात बंसल जी कर रहे थे आईटीसी पर। बंसल जी 265 से 272 की यात्रा पूरी की, अब वापस वहीं पर आ गया। खरीदने का वक्त है या बेचने का, या न्यूट्रल, नोटा, स्टॉप लॉस, जो आप सजेस्ट करना चाहें आईटीसी पर? देखिए अनिल जी, न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ खरीदारी की बात है कि खरीदना चाहिए। अब देखिए ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रेकआउट हुआ तो गोली की तरह भाग जाएगा। गोली की तरह तो 10 में से एक आधा स्टॉक भागता है, बट ये स्टॉक 300 रुपीज के टारगेट की तरफ मार्च करने को रेडी है। नॉर्थ साउथ मार्च देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस वही है, 254 का स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस 300 रुपीज का टारगेट है। ब्रेकआउट के बाद वीकेंड बाहर निकल रहे हैं और कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है आईटीसी में। ओके, आईटीसी में करें खरीदारी, ये है राय बंसल जी की तरफ से। डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल बैक टू बैक दो है, एक सुमित जी के लिए है, एक सिमी जी के लिए है। तो पहले कतार में सुमित जी निकले हैं आगे, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव आ चुका है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देने चाहिए। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 764 रुपया, 764। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर कल का हाई ब्रेक हो गया है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अब आज और आने वाले 2-3 दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 780 रुपए का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, 780 और 790, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 750, 751 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 750 का स्टॉप लॉस लगा के 780 से 790 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आईसीआईसीआई बैंक में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 770 वाला कॉल 14.25 रुपए, 14 रुपए 40 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर पे 20 रुपए से लेके 22 रुपए तक के टारगेट 770 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 780, 790 ये टारगेट्स 2-3 दिन में देखने को मिलने चाहिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो शो की शुरुआत में आपने कॉल दे दिया आईसीआईसीआई बैंक, और शो शुरू होने में तो सुबह 11 से अभी 2 बजे तक 3 घंटे का टाइम था। सुमित जी, तब तक तो आप कोई बना ही सकते थे कविता। आईसीआईसीआई बैंक इसमें कभी बन नहीं सकती कविता। अनिल जी, एक्चुअली कॉल अभी रडार पे आया और जिस तरह से भाग रहा था, मैंने बोला कविता बनाऊंगा तो स्टॉक भाग जाएगा, इसके लिए मैंने कविता को ड्रॉप किया और सीधा स्टॉक को पकड़ा। ओके, तो जो वाले कॉल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले नहीं होते, या जिसमें ऐसा लगता है जल्दी से नहीं भागेंगे, उसमें आप आराम से कविता बनाते हैं, इसका मतलब ये निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, सुमित जी की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी करेगी राय, और राय आ रही है सिमी जी की तरफ से भी, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉक शेयर्स का। जी सिमी जी बताएं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपका व्यू सुना जो आपने दिया है इवनिंग शो में अभी आने के बाद, आफ्टरनून शो में जो आपने आने के बाद दिया है जी। बैंक निफ्टी का रिकवरी, शानदार रिकवरी है अनिल जी, और मैं पूरा आपके साथ हूँ। अभी सुमित ने दिया है एक बैंक स्टॉक, मेरे भी रडार में एक बैंकिंग स्टॉक ही है। मेरा कॉल है मेरे तरफ से कोटक बैंक, इसमें बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 30-40 रुपया का मूवमेंट हो सकता है, आज ही आ जाए। 1830 से 1840 का मिनिमम टारगेट जो मैं आज ही के सेशन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और 1840 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है और कोटक बैंक 1840 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1890 से 1920 का टारगेट कोटक बैंक में देखने को मिलेगा। कोटक बैंक में बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ से खरीदने का सलाह होगा। 1790, 1785 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, कोटक बैंक में खरीदारी कीजिए। तो कोटक बैंक, इस पर आपको करके चल रही है खरीदारी, और पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं बंसल जी भी। बंसल जी बताएं, कोटक बैंक आपको भी पसंद आ रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, पसंद आ रहा है, बट मैं देखिए कोई समय का अभाव तो है नहीं, हमारा चार्ट कॉर्नर का बिगुल तो बजाएं आप। पूरा बजाना है आधा? अनिल जी, सप्ताह आ रहा है, आधा सप्ताह है, लेकिन बिगुल पूरा नहीं। वैसे तो बिल्कुल पूरा आधा भी नहीं बनता, 1/4 ही बनता है। आधा तो इसलिए कि कुणाल जी है नहीं क्लोजिंग शो में, और उससे भी आधा इसलिए कि सिमी जी पहले से बता चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा दिल बहुत बड़ा है। अकेले राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का पूरा बिगुल।
बंसल जी कसम से कह रहा हूं, अगर आपके अलावा कोई और होता ना तो मैं 1/4 ही बजाता बिल्कुल। अनिल जी बाकी लोगों को, अनिल जी मेरे को तो आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, बट बाकी लोग अनिल जी थोड़ा सा मतलब कि लो फील करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी, तो पूरा बिल्कुल सुन के। और कौन अनिल जी? वही है जो अभी सिमी जी ने दिया, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर 1797 का स्टॉप लॉस है। 1828 से लेकर 1834 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदना है। इंट्राडे चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे यहाँ पे नीट क्लियर ब्रेकआउट है, तो कोटक महिंद्रा है चार्ट कॉर्नर पे। तो कोटक महिंद्रा पर करनी है आपको खरीदारी। सिमी जी के बाद अब बंसल जी के भी रेडार पर यही स्टॉक आ रहा है। बाय द वे जरा पीएसयू बैंक्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर निचले स्तरों से शार्प रिकवरी आती हुई दिखी है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई यहां पर भी निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। तो ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक्स लीड कर रहे हैं, बट पीएसयू बैंक्स पर भी आपको पूरे के पूरे रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी डेज हाई पर 125 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पर एक एरिया बाजार का जहां से सपोर्ट नहीं मिला है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रेशर आया मेटल्स के बाद, और वो है आईटी स्टॉक्स। टीसीएस के नतीजे तो ठीक ठाक रहे, वहां पर तो अब आपको कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं मिला है। पर कल का टॉप लूजर इन्फोसिस, इसके नतीजे अब कैसे रहने वाले हैं, कल शाम बाजार बंद होने के बाद आएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए नंबर्स के लिहाज से ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा मार्जिन के एस्पेक्ट पर जो टॉप लाइन है वहां पर करीबन 3.1% की ग्रोथ की हमारी एक्सपेक्टेशन है। डॉलर रेवेन्यू जो है 425 से बढ़कर 438 करोड़ डॉलर पर रहने का अनुमान है। डेफिनेटली ऑर्डर बुक को लेकर क्या कमेंट्री रहती है, टीसीएस जितनी स्ट्रांग रहती है या नहीं, इस पर हमारा जो है यहाँ पर फोकस बना रहेगा। बट डिमांड कॉमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए कंपनी की मार्जिन वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकती है। 23.5% के मुकाबले 23% की मार्जिन इस बार ही एक्सपेक्टेड है, जो कि इनके ऑलरेडी जो इन्होंने मार्जिन गाइडेंस दी हुई थी एबिट मार्जिन 22 से 24% के बीच में, वहां पर फॉल करती हुई दिखेगी। और कंपनी का मुनाफा लगभग 5% बढ़कर 6100 करोड़ रुपए पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली देखना होगा, क्योंकि कंपनी गाइडेंस देती है तो रेवेन्यू गाइडेंस FY23 की क्या देते हैं, क्योंकि पहली तिमाही की अब जो है यहाँ पर गाइडेंस की शुरुआत हो गई है इनकी FY23 के लिए। तो 12 से 14% की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और जो मार्जिन गाइडेंस है पिछली बारी जो 22 से 24% की दी थी, वो रिटेन करने पर हम एक्सपेक्टेशंस ये लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहेगी टॉप लाइन पर मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव आधे % का एक्सपेक्टेड है। ओके, आधे % का हल्का सा दबाव, मतलब रिजल्ट्स वही टीसीएस जैसे ही मामला, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। करेक्ट, वैसे ही। ओके, और फिर कंफ्यूजन। हाँ 1.5% नीचे है लेकिन स्टॉक आज। आईटी शेयर पर दबाव तो है। आइए नितिन जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इन्फोसिस में नतीजों के पहले कोई ट्रेड बन सकता है ऑप्शन के जरिए, या जैसा आपको ठीक लगे। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, इन्फोसिस में ऑलरेडी जैसे सेलिंग 4-5 दिनों से आ चुकी है, बट अब बिल्कुल सपोर्ट पे स्टॉक आ गया। यहाँ पे 1720 के आसपास सपोर्ट है, और 1700 के लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि हमें सेल करके चलना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे हम रिजल्ट्स भी है, और अब यहाँ पे और बहुत ज्यादा सेलिंग ट्रिगर नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फोसिस में कॉल साइड में ट्रेड करना चाहिए, और वो 1750 की कॉल ऑप्शन हो सकती है। 1750 की कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे, जो बाइंग प्राइस है उससे 50% नीचे का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाउंस आना चाहिए, और ये बाउंस करीब 1780 1790 तक ऊपर स्टॉक मूव कर सकता है। आपके लिए इन्फोसिस जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर आपको दिखेगा, नतीजों का भी है इंतजार। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन आते हुए दिख रहा है। जैसे मैंने कहा पीएसयू बैंक्स में रिकवरी है, और एनबीएफसीज में भी रिकवरी है। कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग, ये भी दोनों नीचे से रिकवर आपको होकर ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शन यहां पर थोड़ा बन रहा है। बट एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है बिरला सॉफ्ट में। बाजार कोशिश करने की जान रहा है कि क्यों बिरला सॉफ्ट में इतनी बड़ी गिरावट आई। 12% लुढ़का था। सुमित जी जरा चार्ट देखें, अब सिर्फ 6% नीचे है, बट वो 12% की फॉल आई थी। क्या रहा है बिरला सॉफ्ट पर? दीपांशु, पक्का कोई ना कोई इसके अंदर न्यूज होगा, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर स्टोरी होगा जिसकी वजह से ये गिरा है। बट मेरे को लग रहा है कि जो भी था रिएक्शन वो स्टॉक के अंदर आ चुका है, और स्टॉक ने एक इमीडिएट फॉल दिखा के लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने का शुरुआत कर दी है। स्टॉक में और गिरावट तभी आएगी जब ये 450 के नीचे क्लोजिंग देगा। जब तक ये 450 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें और गिरावट नहीं आएगी। और अब ये स्टॉक यहां से पुल बैक बाउंस बैक दिखाएगा, जिसके अंदर ऊपर में
75 रुपए से लेकर 480 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और फिर वापस से फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 480 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। यानी कि अब इमीडिएट इसकी जो रेंज बन रही है 450 से 480 की बन रही है। कोई भी छोटा मोटा डिप यहां से आता है तो 480 के टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट को खरीदारी करनी है। जो भी न्यूज का रिएक्शन इसमें आना था मेरे को लग रहा है आ चुका है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी रिएक्शन आना था वो आ चुका है। अब बिरला सॉफ्ट पर आपको परेशान नहीं करना चाहिए। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी इस स्टॉक ने आपको दिखाई है। रिकवरी में है कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छी मूव इस समय आ रही है, जो सिमी जी और राकेश जी दोनों की तरफ से कॉल आते हुए दिखा था। अच्छा एक्शन कोटक दिखा रहा है, देखते हैं यहाँ से और ऊपर जाएगा या किस तरह का होल्ड करता है। पीआई इंडस्ट्रीज इस पर अच्छी मूव आ रही है। वागले साहब जरा देखें, पीआई इंडस्ट्रीज ये भी डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं है, 3000 का लेवल होल्ड कर रहा है सर। दीपांशु बिल्कुल 3000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा हल्का सा लोअर लेवल पे 15-20 रुपए नीचे मिल सकता है ये माहौल में, तो वहां पर बाय करना चाहिए। जैसे ये 3000 के पार निकलेगा, एक 100 रुपए की मूव इसमें 1 से 2 दिनों में आ सकती है। 3100 का टारगेट होना चाहिए और 295055 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय जहां तक पीआई इंडस्ट्रीज का सवाल है। जस्ट डायल सुबह मुझे याद है जब हम शो कर रहे थे एक स्पाइक आया था इसमें और फिर पूरे दिन लेवल्स को होल्ड किया और अब फ्रेश मूव जस्ट डायल पर आती हुई दिख रही है। 865 के लेवल पर ये आते हुए दिखा है। सिमी जी जरा देखें, जस्ट डायल आज ही के दिन हमने 8% की शानदार मूव देखी है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, जस्ट डायल मैंने अभी अभी चार्ट में देखा है, शानदार मूवमेंट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से 900 से 920 तक जाने का पूरा चांसेस है। करंट लेवल पर मैं रेकमेंड करूंगी खरीदारी करने के लिए। जो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए खरीद रहा है, 85 का स्टॉप लॉस होगा और 900 से 920 का इनिशियल टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है कि कल तक आ जाना चाहिए। 920 के ऊपर जाके कल अगर क्लोजिंग दे सकता है दीपांशु, तब मुझे लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे 1050 से 1100 का भी रेंज तय कर सकता है। तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। देखिए बातचीत चलते चलते और बढ़ भी गया है। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे मेरा भी एक कॉल है, अगर परमिशन है तो दे दूं इसी पर बीटीएसटी इसी पे। हेलो सिमी जी, जस्ट डायल पे या किसी और पे? नहीं, जस्ट डायल में नहीं, मैंने कोई एक छोटा सा कैश कंपनी में मैं कॉल देने चाह रही हूँ। हाँ, तो फिर तो बिगुल अलग से बजा देते हैं। सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी, स्टॉक का नाम है, बहुत ही पुराना नाम है। एक दिन स्टॉक चर्चे में आया था और मैंने उस दिन बहुत जम के बाई कॉल भी दिया था। ऑन मोबाइल जस्ट डायल के बाद मेरा जो रडार में आया है वो है ऑन मोबाइल। आज शुरू में सुबह से ही इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था और अभी ऊपर डे हाई से नीचे आ गया थे। थोड़ा सा रिकवरी इसमें देखने को मिल रहा है। 160 के आसपास अभी भाव है। मुझे लगता है कि ऑन मोबाइल में 175 से 180 का रेंज तो हो सकता है आज ही आ जाए। और ऑन मोबाइल को मैं यहाँ से बाई करके मैं होल्ड करने का सलाह दूंगी। 1 से 2 महीने का नजरिया से मेरा टारगेट है 200 से 210। 160 के आसपास खरीदने के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 150 के नीचे। ऑन मोबाइल का टारगेट होगा 200 से 210। 1 से 2 महीने का नजरिया से खरीदिए। ऑन मोबाइल पोर्टफोलियो में उठा के रखे। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ये कॉल है ही नहीं। बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें आने वाला है। बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें आने वाला है। और अनिल जी आपके भी रेडार पर रहा है। बिल्कुल, हमारा एसआईपी स्टॉक भी था 175 तक गया, 175 तक गया, फिर करेक्ट हुआ वापस। बोलो वापस तो यही 150 के आसपास फिर से खरीदारी के लेवल में आ जाता है। आज वापस मोमेंटम में है तो 200-210 के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल परफेक्ट है दीप। बिल्कुल, तो ऑन मोबाइल पर रखिए नजर। कैश मार्केट में ये स्टॉक कमाल करते हुए आपको दिख रहा है। कमाल कर रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक, दोनों 5.5% ऊपर। मजगांव डॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स देखिए यहाँ पर 15% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। तो बड़ा एक्शन इन दोनों स्टॉक्स में होते हुए दिख रहा है। बंसी जी जरा देखें, मजगांव डॉक पहले भी बात हुई थी, आज फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट और गार्डन रीच में तो उससे भी बड़ा ब्रेकआउट सर। बिल्कुल दिपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। नीचे से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं और आज यहाँ पर नजर रखनी चाहिए 320 के स्तरों पर। 320 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो अनचार्टेड टेरिटरी में क्लोजिंग आएगी, तो जिनके पास है होल्ड करें। 320 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। और दूसरी तरफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, तो जिनके पास है बने रहें। और यहाँ पर करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी। कभी भी मार्केट की वोलेटिलिटी में 285 287 के स्तर मिल जाए
तो वो बेहतरीन स्तर होंगे गार्डन रीच को ऐड करने के लिए। दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय है, बाय ऑन डिप्स है। बिल्कुल, तो दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय है, बाय ऑन डिप्स, गार्डन रीच, मजगांव डॉक और बाय द वे कोचिन शिपयार्ड को भी मत भूलिए, 4.5% ऊपर तो कोचिन शिपयार्ड भी ट्रेड कर रहा है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये जो बाउंस बैक है इसमें मतलब ज्यादा सस्टेन हो रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है। मेरे रडार पर एक स्टॉक आया है जो पहले एक जमाने में बहुत स्ट्रांग था लेकिन अभी वीक है। स्टॉक का नाम है एस्कॉट्स, 1545 का करंट लेवल है। इसको आप बेचे 1545-46 में, 1560 का स्टॉप लॉस होगा, 15 रुपए की 1% की रिस्क होगी। मेरा मानना है 1490 1490 तक नीचे में जा सकता है 1 से 2 दिनों में। इसका पैटर्न वीक है और ये जैसे लोअर लेवल ब्रेक होंगे, ये बाउंस बैक पिछले 4, 5, 6 दिनों से बाउंस बैक है, अभी सस्टेन नहीं कर रहा है, पिछले 5 दिनों का लो तोड़ा है। तो मुझे लगता है 1490 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। 90 तक जाने की तैयारी एस्कॉर्ट्स की, बेचने की राय। लेकिन इस बीच राय बेचने की अगर आपकी बन रही है, खरीदने की बन रही है, तो थोड़ा सा एक ट्रिगर आपको बता दूं। हमने 2 बजे जो बात की थी, हमने सिर्फ हमारे बाजारों की बात की थी। डाउ फ्यूचर्स की शार्प रिकवरी में हमारा कोई लेन देन नहीं है और हम इसकी क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं। हरे निशान में आ चुका है नेस्डेक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स ने अपने पूरे नुकसान की भरपाई कर दी। जो 100 से 150 पॉइंट कमजोर था, देखिए क्या शार्प रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती दिख रही है। उससे पहले हमारे बाजार रिकवर हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स बाद में रिकवर होते हुए देखिए। ये क्रेडिट तो हमारे बाजारों की हमें देनी पड़ेगी। सो बढ़िया रिकवरी, और इसीलिए आखिरी मिनटों में आप पैनिक होने से बच गए। आखिरी 1.5 घंटे में क्या पैनिक में 17,500 की अच्छी छूट जाए तो आप औने पौने दाम में। अब मजेदार बात बताऊंगा, क्या एक शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, खतरनाक डेटा निकाल के रखा हूं मैं। अच्छा, हाँ, मार्केट का, हाँ, बहुत ही जोरदार वाला डेटा है, सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो मैं हो सकता है जल्दी से शुरू कर दूं स्ट्रैटेजी। हाँ, 2:30 बजे वाली मेरे डेटा तैयार भी हो गए हैं। तो बस 2 मिनट में हम शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे पहले कहीं मूव आ गया मार्केट में बड़ा तो फिर वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो स्ट्रैटेजी साहब को भी हो सकता है समय से पहले ही थोड़ा लगा ले, तो आप तैयार रहिए। इस बीच रिकवरी को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। लेकिन आज एक स्पेस जो कमजोर है वो है मेटल शेयरों की, राइट। मेटल्स में भारी उठापटक और कमजोरी वाला माहौल बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद बताने के लिए कि मेटल्स में क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में। नेहा बताइए, क्या एक्शन है? सर एक्चुअली हुआ ये कि आज जैसे ही चाइनीज मार्केट्स खुले, शंघाई में हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3.5 महीने के लोस पर गिर गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गिरावट तब आती है जब ठीक एक दिन पहले हमने 2.5-3 हफ्ते के हाइज बनते हुए देखे मेटल स्पेस में। हम एल्यूमिनियम, निकल, किसी की भी बात कर ले। अब ये गिरावट आई क्यों है? 2 वजह है। एक तो डॉलर इंडेक्स हमने देखा 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, 2 साल के हाइज पर है। जब डॉलर यहाँ मजबूत होता है, हम मेटल स्पेस ही नहीं, पूरे अक्रॉस द बोर्ड जितनी ग्लोबल कमोडिटीज है उनमें प्रेशर बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि फिर डॉलर डिनोमिनेटेड जो कमोडिटीज हैं वो सारी यहाँ एक्सपेंसिव हो जाती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है चीन। चीन में हालांकि वैसे तो कुछ समय पहले ही अपडेट आए कि वो धीरे धीरे करके अब अपने जो कोविड के लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो हटा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि रिकॉर्ड स्तर पर उनके नए केसेस, 25,000 से अधिक नए केसेस सामने निकल कर आए हैं। 22,500 एसिम्टोमेटिक और 1,000 के करीब सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं। 7,000 रेजिडेंशियल यूनिट से जहां से उन्होंने अब रिस्ट्रिक्शंस हटाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर वहां पर कुछ फिर से स्थिति गड़बड़ाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के मद्देनजर जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने उत्पादन सस्पेंड करने पर वो विचार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण निकल कर आया, क्योंकि चीन दुनिया में मेटल और एल्यूमिनियम खासतौर से उसके बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। इसी कारण से हमने देखा कि न सिर्फ एल्यूमिनियम बल्कि निकल, जो कि ऊपर रिकॉर्ड स्तर पे था एक समय कुछ हफ्तों पहले, वहां पर भी भारी भरकम करेक्शन देखा। और कल एलएमई पर अधिकतर मेटल्स इसी की वजह से गिरावट के साथ बंद हुए। भले ही अभी एलएमई कुछ निचले स्तरों से रिकवरी लेकर खुल रहा है इस खबर के चलते, लेकिन प्रेशर और कंसर्न अभी भी बरकरार है। तो प्रेशर और कंसर्न अभी भी बरकरार है और यहाँ से आप और दबाव भी यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। बट चीन में कुछ अब रिलैक्सेशंस भी आ रही हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ, वही दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई मेंशन कि उन्होंने ना कुछ 7,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जहां से अब जो कर्ब्स हैं वो हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जब सामने से आपके रिकॉर्ड लेवल के रिस्ट्रिक्शंस, रिकॉर्ड लेवल के इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, तो आप इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो भी शंघाई। तो और वहां पर हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी वीडियोज भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर आते हुए देखी है कि हालत वहां बहुत खराब है। खाने पीने की चीजों में बिल्कुल यूक्रेन वाली स्थिति हो गई थी कि लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चाइना में
बहुत सारी ऐसी वीडियोस निकल कर आई हैं और मुझे खुद मेरे बहुत सारे एक्वेंटेंसेस हैं जिनसे ये बात पता चली है कि शंघाई में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पर अब लोग को खाने पीने की सामान के लिए या बहुत सड़कों पर उतर आए हैं। तख्ता पलट करवा दो, डेमोक्रेसी आ जाए चाइना में, बस और क्या है, बहुत हो गया कम्युनिस्टों का राज। नहीं हाँ, लेकिन सर एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, कल जिस चीज का आपने जिक्र किया था ना कि सप्लाई का, इन्वेंट्री का कितना भी शॉर्टेज हो, डिमांड अगर नहीं होगी ना तो फिर आप कीमतों को ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रख सकते। नहीं, क्योंकि ये इसलिए साबित होता है कि इन्वेंट्रीज जितनी भी है ना लंदन मेटल एक्सचेंजेस पर, क्रेडिटेड वेयर हाउसेस पर, गोल्डमैन सैक्स ने तो सामने से कह दिया कि कॉपर की इन्वेंट्रीज के वाइप आउट के लिए आप तैयार रहिए। इसका क्या मतलब है? कीमतों को भागना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चाइना जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर्स में आता है और बहुत से कंज्यूमिंग नेशंस हैं, वहां पर डिमांड नहीं है। करेक्ट, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर है और सीसॉ होता जा रहा है। तो चलिए, आज तो सारे एल्यूमिनियम स्टॉक्स गए काम से। हिंडाल्को, चोपड़ा साहब भी जुड़ने वाले थोड़ी देर में हिंडाल्को पर। बिल्कुल, चोपड़ा साहब से आए, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार एक काम करते हैं कि बिल्कुल एक बार पहले नितिन जी के लिए, नितिन जी के बाद शरीफ साहब भी तैयार है, मैं तो कब से तैयार ही हूँ, पहले नितिन जी के लिए बिल्कुल जल्दी से। फरमाए नितिन जी। निखिल जी, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की 770 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 14-15 के आसपास मिल रही है। 9 का स्टॉप लॉस होगा और 25 रुपए का टारगेट होगा। और दूसरा और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक्सिस बैंक में भी उसी तरीके का डेटा और पॉजिटिव डेटा बन रहा है। उसकी भी 800 की कॉल ऑप्शन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। 15 रुपया सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस। 10 का स्टॉप लॉस होगा, 25 के टारगेट होंगे। पूरे बैंकिंग में जो अभी बाउंस आया है या रैली आई है, इसमें सबसे आगे आईसीआईसी बैंक में डेटा बना है जो पार्टिसिपेट किया है। फिर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों लीड कर रहे हैं। तो मोस्ट पॉसिबली यहाँ से अगर बैंक निफ्टी लीड करता है तो आईसीआईसी बैंक लीडरशिप ले सकता है, उसके बाद एक्सिस बैंक ले सकता है। तो इन दोनों की कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। 770 वाली कॉल तो लेनी है आईसीआईसी बैंक की, बराबर है जी? 770 वाली आईसीआईसी बैंक की और 800 की कॉल एक्सिस बैंक। 800 की कॉल एक्सिस बैंक की, अच्छा, दोनों लेनी है। सीधा बैंक निफ्टी की ले लेते नितिन जी। जी हाँ जी, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। यस, बैंक निफ्टी की 37,800 की कॉल ऑप्शन जो एट द मनी कॉल आपको 200 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस 120 का होगा और 120 रुपए स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 350 हो सकते हैं। तो 37,800 की कॉल ऑप्शन भी ट्रेड की जाए। ऐसा नहीं है, आपको अपनी मर्जी से, मैंने तो खाली सजेशन दिया है, आपको समझ में आए तो लीजिए। लेकिन 0.5% अब बैंक निफ्टी मजबूत हो चुका है, 37,800 के आसपास आ चुका है। तो शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। देखो मेरे डेटा दीप भागे जा रहे हैं, क्या करें। लेकिन आइए पहले सेठी साहब हैं तैयार, तो सेठी साहब से एक बार बात कर लिया है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है आज इरादा। गुड आफ्टरनून जी। सेठी साहब का कनेक्शन भी चुस्त दुरुस्त करवाना पड़ेगा। ओके, तब तक आइए स्ट्रेटजी कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, चलते हैं स्ट्रेटजी की। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बढ़िया रिकवरी है सर, हमारे बाजारों में शानदार रिकवरी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स सपाट हो चुके हैं, नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं। हालांकि यूएस बॉन्ड यील्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 2.8% के ऊपर ही है। आज उनका इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, बट डेफिनेटली सुधार के संकेत ग्लोबल मार्केट्स में है। यूरोप में सुस्ती अभी भी कायम है। जर्मनी 1% नीचे है, फ्रांस के बाजार 1% नीचे और गिरावट दिख रही है यहाँ पर। यूके में भी 0.5% की गिरावट है। कच्चे तेल में रिबाउंड है सर, 3% ऊपर, अब 101 पर है ब्रेंट पर। अब इन लेवल से हम परेशान नहीं होते हैं, ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा बढ़त पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए हैं, ये अच्छी बात है। एशिया में चीन और हांगकांग पॉजिटिव थे, ये भी अच्छी बात है। और हमारे बाजार भी अच्छी रिकवरी के मूड में, एटलीस्ट बैंक्स तो दिख ही रहे हैं। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। अनिल जी क्या करना है? देखिए, मतलब हम कितने रिकवर होंगे, कितना आज अमेरिका मजबूत होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज क्लियर कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हो वैसा मामला नहीं है। करेक्ट। सो हम दिन के लो पर बंद हुए वैसा मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली और बैंकिंग शेयरों में जो खरीदारी आ रही है वो काबिले तारीफ है, बहुत ही बढ़िया है। सो मैं अब आपको जो डेटा बताने जा रहा था वो सुन लीजिए।
पहली चीज तो है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है जो कि ओवरसोल्ड है, राइट। सो आप ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में आ गए तो यहाँ से मंदी ज्यादा होनी नहीं है। Right. अब इस ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में मैं एक ही लेवल का इंतजार कर रहा था जहां से आप 75 पॉइंट ऊपर है, वो है 17,500। क्यों 17,500 के कॉल पर दीप 78 लाख शेयर है, 7 कॉल राइटर 78 लाख, यहाँ से 80 पॉइंट नीचे खड़ा है और उसमें से 72 लाख शेयर आज ही जुड़े, मतलब पूरा 17,500 का कॉल राइटर आज ही जिंदा हुआ है और आज ही सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो ये वाला हाल है। तो 17,500 पे जो कॉल, अच्छा 17,500 के ऊपर आ गए, अब 17,550 भी आ गए। 17,550 पार करते ही आप 1,55,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है। 1,55,00,000 आ गए। ये कुछ ये नहीं, कल ही के लिए ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, मजा कहाँ है 17,600 के ऊपर, इसीलिए मैं 17,670 बोल रहे हैं आप। हाँ। 17,600 पे 97 लाख 97 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है, कॉल बेच के खड़े हैं और उसमें से भी 90 लाख आज ही है। तो मजा तब है जब आज 3:05 पर हमारे कुणाल जी की अनुपस्थिति में बताना चाहता हूँ 17,600 17,625 को पार करके अगर निफ्टी टिक जाए तो आग लगेगी, शॉर्ट कवरिंग वाली आग लगेगी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपका फेवर में आ गया जी। 1.35 का पुट कॉल रेशियो 0.7 है, ठीक है। उसके ऊपर आपका ऑलरेडी 17,500 का कॉल राइटर ट्रैप्ड है, 17,600 का ट्रैप हो गया तो कहना ही क्या, तब 2.5 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे 17,600 के ऊपर कॉल राइटर, 2.5 करोड़। कैसा लगा? फिर तो बाजार उबलेगा। ये डेटा का कमाल। इसलिए थोड़ा सा अगर डाउ फ्यूचर 75-100 पॉइंट ऊपर हो जाए रिकवरी दिखा के तो काम हो जाए। सो इस हिसाब से अब ये तो बात हुई निफ्टी की। निफ्टी में थोड़े इफ और बट हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा है नहीं। 250 पॉइंट ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी, जहां से हमने पकड़ा 37,500 था दीप उस समय, 500 के आसपास, वहां से आप देखिए 350 पॉइंट भाग चुका है। क्यों 37,500 के नीचे जाएगा नहीं। 37,500 के पुट पर 25 लाख शेयर है, कॉल्स पर 26 लाख शेयर है, बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। 37,500 का कॉल राइटर फंस चुका है, 600 वाला फंस चुका है, 700 वाला फंस चुका है, 800 पर भी कॉल राइटर 20 लाख शेयर खड़े हैं। सो कॉल राइटर अब करीबन मैं बताऊं आपको 20, 10, 30, 40, 60, 80, 75 लाख शेयर करीबन कॉल राइटर 37,800 के ऊपर शॉर्ट है। तो शॉर्ट कवरिंग ही अब सपोर्ट देगी। जो लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए 17,600-625 का आज के लिए, वही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 37,950 38,075 का। बैंक निफ्टी वहां जाकर रुक सकता है, निफ्टी 17,600-625 पे रुक सकता है। इन दोनों लेवल को किसी ने भी पार किया तो फिर बड़ी और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। अदरवाइज आज के टारगेट ऊपर के वहां तक के बनते हैं, ये ध्यान में रखिए, ये क्लियर करें। सो एटलीस्ट आपके लिए ना डे लो पर नीचे खराब बंद होने का खतरा थोड़ा कम, अब वो खतरा चला गया और अगर मूव आई तो बढ़िया आएगी। ये डेटा में आपको दिख रहे हैं। अब हाँ थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो, आप प्रॉफिट भी बुक करते रहें, लेते रहें, क्योंकि अब आप जहां जा रहे हैं 600-625 वो हल्की रुकावट का जोन है, 950 38,050 ये भी रुकावट कर लो। तो आज का हाई तो बनी किया है मेरे ख्याल से 37,900 के आसपास का तो बना है बैंक में, 37,875 बराबर एग्जैक्टली वहीं पर आ गया। ठीक है, तो चलिए रेंज से बढ़िया रिबाउंड आया है। अगर इन लेवल्स के ऊपर बाजार टिकते हैं तो और एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख सकती है। वक्त है स्वागत करने का सिटी साहब उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब सुस्वागतम। उस समय आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, अब बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट से दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। क्या बात है, दोनों फ्यूचर्स वाले, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा है सर, क्या बात है, बताइए कौन सा पहला? बिल्कुल अनिल जी, जो पहला स्टॉक है उसी सेक्टर से जिसकी अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे थे, और बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिली है, या आज बाजार में जो भी रिकवरी है वो बैंक निफ्टी ने करी है। तो वहां से मैंने आज रिकमेंड मुझे करना है आईसीआईसीआई बैंक को। इसके जो अप्रैल फ्यूचर्स है 766 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले शायद सुमित ने भी इसको रिकमेंड किया, फिर नितिन जी ने इसके कॉल्स खरीदने की सलाह दी है, और शायद सिमी ने कोटक बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक आज की जो इस गिरावट है बाजार की, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। इस बैंक को लेके मैं काफी पॉजिटिव हूँ, इन द सेंस कि इस क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे आने चाहिए और पूरा बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उस लिहाज से भी बैंकिंग स्टॉक अच्छा करेंगे। तो इस आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 785 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 755 रुपए। और तो आईसीआईसीआई बैंक पर सब लोग हो रहे हैं बुलिश, और यही लीड कर रहा है बैंक निफ्टी की तेजी को। तो लीडर के साथ रहिए, चाहे तो बैंक निफ्टी खरीदिए, चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक 755 के स्टॉप लॉस के साथ तेज दौड़ लगाने को तैयार है। आईसीआईसीआई बैंक 785 के टारगेट के लिए। नितिन जी को भी पसंद आ गया, सुमित जी को भी पसंद आ गया। सुमित जी और नितिन जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए आप।
मैं उनको लाइन नहीं दे रहा हूँ, मैं ही उनके ब्याह पे आपको सेठी साहब धन्यवाद दे रहा हूँ। बताएं सर, दूसरा स्टॉक वो भी एफएनओ वाला है, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा एफएनओ का स्टॉक है वो कुछ दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। इसके अप्रैल फ्यूचर्स जो अभी 1309 के लेवल पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी, आपको याद हो लास्ट वीक इस स्टॉक को मैंने 1295 के लेवल पे रिकमेंड किया था। एक छोटा 1320 का टारगेट दिया था जो आपने ड्यूरिंग द शो ही बढ़वा दिया था 1340 का। फिर आपने भी रिकमेंड किया और स्टॉक में वो टारगेट अचीव होके फिर 1400 तक के लेवल्स की इस स्टॉक ने दिखाया और वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके ये जो 1310 के लेवल पे आया, मुझे लगता है वापस से बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। आज की इस बाजार की गिरावट में इसका फायदा उठाना चाहिए। एक बहुत ही दमदार कंपनी है टाटा ग्रुप की, टेलीकॉम सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। और आज ये जो खबरें आई, जो सरकार ने कल कहा है 5G स्पेक्ट्रम की जो चार्जेज है उसमें 40% तक की कटौती कर सकते हैं, जिसके कारण पूरा टेलीकॉम सेक्टर अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है उसका बड़ा फायदा टाटा कॉम जैसे स्टॉक को भी होगा। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए मेरा इसमें टारगेट है 1350 रुपए का, 1280 का स्टॉप लॉस रखना है। 1280 का स्टॉप लॉस, 1350 के टारगेट के लिए। और इस कॉल में फिर से मैं आपके साथ हूँ। उस दिन भी मैं किस के साथ था? वागले साहब थे मेरे ख्याल से। 1302 1305 रुपए में वागले साहब ने रिकमेंड किया था, सेठी साहब ने किया था, मैंने भी कल के 2000 में दिया था। तो सेठी साहब बिल्कुल आपने सही, सिमी जी का भी था, बिल्कुल सही वक्त पर आपने पकड़ा। एकदम स्टॉक वापस से 1335, 45, 55 तीन टारगेट हमने दिए थे, तीनों टारगेट हासिल हुए। ये वापस से उन्हीं टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार है। बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए एक बार जल्दी से इस पर एक टेक्निकल कॉल भी ले लिया जाए सिमी जी से। सिमी जी, आपका फेवरेट स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन, देखिए चार्ट्स। टाटा कम्युनिकेशन तो अनिल जी आपका जिस दिन 4th ईयर एनिवर्सरी हो रहा था उस दिन मैंने दिया था, क्योंकि एक दिन पहले आपने ब्रेकआउट देख के दिया था, मैंने भी ब्रेकआउट को कैरी फॉरवर्ड किया था। मेरा टारगेट 1400 1420 था, वो उसी दिन हासिल हो गया था। 1400 का हाई उस दिन स्पॉट में बना था। अब ये स्टॉक लोअर लेवल से वापस रिकवर कर रहा है। अनिल जी, ये जो मार्केट में करेक्शन है ना, इसमें कॉन्फिडेंस अगर है और स्टॉक में अगर कॉन्फिडेंस है तो कोई भी स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म किया है और अभी लोअर लेवल्स पर मिलता है, जस्ट आंखें बंद करके खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मिलता नहीं है कि अच्छा स्टॉक वापस एक लोअर लेवल पर मिल रहा है। टाटा कम्युनिकेशन मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी से के साथ सहमत हूँ। यहाँ पे जरूर खरीदिए और ये स्टॉक जहां से ये गिरा है 1400 का हाई उस दिन बना था और नीचे आ गया है, वो हाई रिक्लेम करेगा। यहाँ पे अनिल जी मेरा भी एक कॉल है, मेरा अभी एक BTST कॉल है, अगर परमिशन मिले तो मैं दे दूं, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है। बढ़ रहा है स्टॉक पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मेरा कुछ अपडेशन भी है, अपडेट्स भी है जो मैं कॉल्स दी थी। क्या करें, परमिशन दे दें? वजह से जो भी मैं कॉल्स दिए हूँ सारे चल गया, इसलिए मैं वो भी अपडेट करना चाहूंगी। हमने एक कमेटी बनाई है, बहुत बड़ा टारगेट। सिमी जी, हमने 2 सदस्यों की बेंच बनाई, 2 सदस्यों की कमेटी बनाई है। वो डिसाइड करेगी क्या सिमी जी को परमिशन दी जाए या नहीं। वो कमेटी में मैं और दीप है, ठीक है? जब तक बिगुल बजे तब तक हम डिसाइड करते हैं। सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई काम न करना हो तो उसके लिए कमेटी बना ली जाए, लेकिन ये कमेटी अलग है। हमने तुरंत प्रभाव से डिसीजन लिया है, जो सिमी जी कहना चाहती है, करना चाहती है, करने दिया जाए। सिमी जी बताइए। अनिल जी, ऑटो सेक्टर में एक स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। पहले ये स्टॉक बहुत बड़ा पिटाई इसमें देखने को मिला था, पर लास्ट 1 महीने से जितना बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है ये स्टॉक, मुझे लगता है कि करंट लेवल से बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें आ सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक 900 के ऊपर से गिर रहा था और तब से ये स्टॉक मेरा रडार पर है। और रिसेंटली मैंने कई बार महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाई कॉल दिया था, लोअर लेवल्स पर भी दिया था। आज भी मुझे लगता है कि इसमें बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। मिनिमम मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 878, दूसरा 886, तीसरा होगा 895 और चौथा होगा 910। मैं वापस रिपीट करूं लेवल्स? पहला करो, इतना स्पीड थोड़ी हमारी, इतना लिखने में टाइम लगता है। सिमी जी, आपको तो बोल के जल्दी से निकल जाते हो। फॉलो करें प्लीज मुझे। हाँ। 878 का फर्स्ट टारगेट, ओके। 886 का दूसरा टारगेट, ओके। 8 अब मेरे कहने से पहले पीसीआर दे दिया, बहुत स्मार्ट है। हाँ। 895 का थर्ड और 910 का चौथा टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीदिए। 855 के नीचे स्टॉप लगा के बढ़िया सा ब्रेकआउट है अनिल जी, और मुझे लगता है कि अगर होल्ड करेंगे और यहाँ से मार्केट बहुत करेक्शन नहीं शो करता है तो ये स्टॉक जाके सीधा 910 के आसपास जाके ही रुकेगा। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट है। स्मार्ट हो पीसीआर, लेकिन देखो दिया तो आपके बोलने के बाद ही, हाँ। है ना? तो 855 का स्टॉप, 855 का, बाकी तो
बहुत लोग तो ऐसे उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, बोलने के पहले भी लेवल निकाल लेते हैं। आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये खरीदारी करने की राय सिमी की तरफ से आती हुई। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब, अभी हम आपको याद ही कर रहे थे, आज फॉर अ चेंज आपका फेवरेट हिंडाल्को 6% नीचे टॉप लूजर है। अब लोग थोड़ा है ना, आज जो जिस तरह से ग्लोबली मेटल्स का माहौल बना है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मेटल्स की तेजी टेम्पररी खत्म हो गई है क्या, जिस तरह से चाइना के हालात हैं। क्या समझा जाए, नॉर्मल रेगुलर करेक्शन है या फिर वाकई में कुछ बड़ा मामला है गिरावट का? अनिल जी नमस्कार। पहली चीज, जो भी साइकिल्स होती हैं इकोनॉमी की, सेक्टर्स की, वो 1 या 2 साल में ख़त्म नहीं होती हैं। तो मेटल्स का साइकिल जो शुरू हुआ था लगभग 2, सवा 2, 2.5 साल पहले, मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा। और हिंडाल्को में जिस तरीके की तेज़ी हमने देखी, मैंने खुद लगभग 300 पे रिकमेंड किया था जो डबल हुआ। मुझे लगता है कि जो भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये 520 और 500 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1.25 लाख करोड़ का एम कैप है इस कंपनी का, करीब करीब 11 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, प्रॉफिटेबल है, शानदार मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन ज़रूरी होता है अच्छे रनअप के बाद, और ये स्टॉक को और हेल्दी बनाएगा। और यदि ये 500 या 520 के आसपास मिलता है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा दोबारा खरीदने के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी में, और जिनके पास है, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, वो बिल्कुल रखिए। मैं काफ़ी हद तक इसमें कॉन्फिडेंट हूँ अनिल जी कि ये स्टॉक आगे 800 और 900 के स्तर पे भी जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब भी चाइना की वजह से अगर किसी स्टॉक में गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो यदि ये थोड़ा और नीचे मिले, जैसे मैंने बार बार कहा 500-520 के बीच में, तो बिल्कुल लेना चाहिए हिंडाल्को। क्या है आपके लिए हिंडाल्को? चोपड़ा साहब का भरोसा तो 200 के लेवल से रहा है, उनके सारे टारगेट्स आ गए 600 तक के। अब वो कह रहे हैं 800-900 के भी टारगेट्स आएंगे। डिप आने दीजिए, घबराइए मत, ऐड कर सकते हैं तो डिप्स पर ऐड भी करें। हिंडाल्को पर चोपड़ा साहब का भरोसा है बरकरार। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या आ रहा है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट मैं सरप्राइज हूँ अभी तक किसी ने कवर कैसे नहीं किया। शायद मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ। स्टॉक है बंधन बैंक, 336 का भाव अभी है, 330 का ब्रेकआउट है, 333, 332 ये रेंज में एक्चुअली बाय करना था, लेकिन अपसाइड ज्यादा है। मुझे ये 350 तक जाते हुए दिखता है, इसके लिए मैं अभी भी कवर कर रहा हूँ। 329.50 का स्टॉप लॉस, 330 के नीचे का टारगेट 350, 348 टू 350। तो बंधन बैंक भी अब मूव में आ रहा है इस समय, नजर रखिए इस पर भी। तो बैंक्स एक एक करके सारे के सारे पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। बढ़िया ब्रेकआउट बंधन बैंक में इस समय आते हुए दिखा है। बहुत ही बढ़िया लेवल पर वागले साहब इसको पिकअप करते हुए दिख रहे हैं, और बंधन बैंक पर एक अच्छी मूव आ रही है। एबी कैपिटल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी रखिए नजर, इन दोनों पर भी एक्शन आ रहा है। आरबीएल बैंक बैन में है, वो थोड़ा सुस्त है, बट अदरवाइज बैंक्स पर एक अच्छी मूव आ रही है। आइए इसी मूव को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भसीन साहब। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। कॉन्फिडेंस जता रहे थे सर आप सुबह, मुझे याद है आपने कहा था सेकंड हाफ रिकवरी वाला होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और बैंक्स इस रिकवरी को लीड कर रहे हैं सर। बिल्कुल दीपांशु, आपको सुबह ही कहा था, देखिए, और अभी तो शुरुआत है। मिड कैप आईटी में जो ओवरसोल्ड है, देयर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग कमबैक। मोस्ट इंडिसेस ग्लोबली हैव बॉटमड आउट, ऑल द बैड न्यूज इज इन द प्राइस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर फायरवर्क्स आइदर टुमारो और ऑन मंडे आफ्टर 3 days ऑफ गैप। आपको अपडेट भी दे दूं, आई स्टैंड बाय माय कॉल। HCL टेक महिंद्रा विल आउट परफॉर्म इन द लार्ज कैप IT, persistent and my emphasis will outperform in the mid cap IT, in the large cap and mid cap. So stay with them or add them, you will be surprised on the numbers when they come. IEX आपको कहा था, वो भी मैं कांस्टेंट हूं, 250-55 का भाव। अब आपके लिए 2 पिक्स है। हाँ, आपको अपडेट दे दूं, बंधन बैंक और RBL दोनों आउट परफॉर्मर हैं, जो मेरे टॉप पिक्स होते हैं। अब मेरे 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। अब दोनों बाय बताएं, उसके पहले मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मार्केट में बढ़िया तेजी होती है, कहाँ हमारे सारे दर्शकों एक्सपर्ट्स को भी दिखे, तब भसीन साहब
जोश में तो होते ही हो, तो होना ही चाहिए, हम भी होते हैं, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। ये सही है? और किस किस ने ऐसा ऑब्जर्व किया, जरा बताइए। बंसल जी कहाँ गायब हो गए? बंसल हमारे कॉम्पिटिशन, अच्छा, तो ऐसा मैंने नोटिस किया, और किसी ने नोटिस किया तो पता नहीं क्यों। बंसल साहब ये सही है? अरे सर, जो आप कहेंगे बोल देंगे, करना चाहिए। इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आपके लार्ज कैप व्हाइट कॉलर एफआईज हैं, वो इंग्लिश में आपको मंदी कराते हैं। ये बात, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। जब मैं इंग्लिश में, मेरे से ज्यादा इंग्लिश बोल नहीं सकता सर, मैं वैसे भी बता दूं आपको। नहीं, ओके। और मैंने ये कहा था, Julius Caesar must have turned in his grave because beware the Ides of March। 10 मार्च तक आप सबने कहा सब खत्म हो जाएंगे, और जो मार्च में रैली आई, अनिल जी 2 साल में नहीं देखी मैंने। और अभी आपको कह रहा हूं अनिल जी, मई में न्यू हाई, तो कुछ कॉन्फिडेंस रखिए। उस समय मैं इंग्लिश नहीं, स्पेनिश में बात करूंगा। ये हुई ना बात, बिल्कुल परफेक्ट। आपका जोश जज्बा यही बरकरार है, हमारी शुभकामनाएं हैं। बताएं बसिंत साहब, अब आज की फ्रेश पिक्स। अनिल जी, दोनों ये लीजिए, एनबीएफसीज, एबी कैपिटल में पहले भी कह चुका हूं, ये 8-9 उनका 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड एंड द एसेट मैनेजमेंट एंड द एनबीएफसी, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन एबी कैपिटल। 130 का भाव है, 115-17 में लीजिए, 110 का स्टॉप लॉस, 130 से कम मत बेचनी है। दूसरा जो अपडेट आया है एमएनएम फाइनेंशियल, आई थिंक दैट इज गिविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट। मुझे तो 200 दिखता है, लेकिन 193 के लिए लीजिए, 172 का स्टॉप लॉस, 177 में लीजिए, 193 to 195 ऑन एमएनएम फाइनेंस। तो 2 बेहतरीन एनबीएफसी खरीदारी करने की राय बसिंत साहब की तरफ से। आदित्य बिरला कैपिटल, एमएनएम फाइनेंस, बैंक्स, एनबीएफसी भरपूर तेजी में, और यहां करनी है आपको खरीदारी भी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया बसिंत साहब। कल सुबह फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करें कब मुलाकात होगी तब काफी और हरियाली और ऊपर के लेवल आपके साथ देखने को मिलेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। नितिन जी आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी देने को तैयार है। एचडीएफसी बैंक आएंगे रिजल्ट शनिवार को, आपके पास है आज और कल का दिन ट्रेड करने के लिए। तो रिजल्ट्स के पहले ऑप्शन की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है एचडीएफसी बैंक के लिए, वो बता रहे हैं नितिन जी बिगुल। बताएं नितिन जी। चलिए, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स शनिवार को हैं, बट आज के दिन में डेटा उसमें पॉजिटिव बन रहे हैं। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स के पहले यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, और कॉल ऑप्शन होगी 1500 स्ट्राइक की, जो 43 रुपीज में मिल रही है। इसका आज का लो 35 के आसपास है, तो आप इसका स्टॉप लॉस 29 का रखिए, यानी कि करीब करीब 8-10 रुपये, 12-13 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। और ये कॉल ऑप्शन डबल भी हो सकती है, यानी जो 42-43 में ले सकते हैं, इसके टारगेट 80 से 85 तक के हो सकते हैं। बैंक्स में ओवरऑल जैसे आईसीआईसी बैंक में पॉजिटिव डेटा बन रहा है, रिजल्ट्स 23 को हैं। एक्सिस बैंक में भी पॉजिटिव डेटा बन रहा है, और एचडीएफसी बैंक का भी एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आना चाहिए, लुकिंग एट आज का जो डेटा बन रहा है। तो इसलिए हम इसकी एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। तो ये आपके लिए एचडीएफसी बैंक नतीजे आ रहे हैं सैटरडे को 16 तारीख को, और उससे पहले एक्शन में है। इतना पार्टिसिपेशन एचडीएफसी बैंक में दिख नहीं रहा है इस लेवल पर, बट लग रहा है कि यहां से ये और बढ़िया मूव दिखा सकता है। चोपड़ा साहब, एचडीएफसी बैंक नतीजों से पहले कोई राय? प्राइवेट बैंक्स में आज मोमेंटम है, सिर्फ इसी में लैकिंग है। पिछले हफ्ते मर्जर की खबर थी, अब सैटरडे को नतीजे भी आएंगे। एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल फिलहाल में जो मर्जर की न्यूज थी, बहुत अच्छा रनअप दिखाया था, उसके बाद एक करेक्शन भी है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। हालांकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर में, और यदि ये 1400 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है इसको खरीदारी करने के लिए लंबी अवधि के लिए। तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो यदि आपको और थोड़ी बहुत गिरावट मिले 1400 के लगभग, तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और जो पुराने जो निवेशक हैं जो इसमें बने हुए हैं, उनको बने रहना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स। और अब इन दोनों कंपनीज का विलय होने के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मुझे लगता है कि बहुत सारी कॉस्ट्स ये कम करेंगे, क्योंकि सिनर्जीज पैदा होंगी। जहाँ पे 2-2 ऑफिस हुआ करते थे, तो ऑफिस के खर्चे बचेंगे, एम्प्लॉयज के खर्चे बचेंगे, तो सिनर्जीज बनेंगी, और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। और कहीं ना कहीं इनकी लोन बुक जो है वो, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं।
इन दोनों कंपनी के विलय से। तो मेरा ये अंदाजा है कि यदि कोई लंबी अवधि के लिए लेना चाहता है तो ये 1400 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय है। अगर इसका मैं टारगेट बोलूं तो करीब 1800 का टारगेट मैं रिकमेंड करना चाहता हूं। तो गिरावट में बिल्कुल लीजिए HDFC बैंक, और कभी रिजल्ट्स में वॉलेटिलिटी में मिलता है तो 1400 के आसपास इट्स अ स्क्रीमिंग बाय। ओके, तो 1800 का चोपड़ा साहब का टारगेट है। डिप्स पर मिले तो जरूर इस पर करें खरीदारी, बट फिलहाल जैसा नितिन जी बता रहे थे टेक्निकली भी बढ़िया लग रहा है, डेटा मजबूत है, 1500 की कॉल पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। आइए सिमी जी के पास वापस चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक मेरा फेवरेट सेक्टर शुगर, लगातार 2 वीक से मैं EID पैरी को खरीदने का सलाह दे रही हूँ और अब देखो कितना बढ़िया मोमेंटम इसमें आया है। मेरा टारगेट 530 से 550 का था, 477 में पहली बार मैंने टीवी में लास्ट वीक को दिया था। आज भी इसमें मोमेंटम है। 530 से 550 तो मेरा मिनिमम टारगेट है। 550 जिस दिन क्रॉस करेगा इस दिन उसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। 580 तक भी मोमेंटम एक्सटेंडेड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि EID पैरी में करंट लेवल पर 520 के आसपास आ चुका है, पर यहाँ पे भी मेरा बुलिशनेस सेम है, मेरा कॉन्फिडेंस भी सेम ही है। 550 का पहला टारगेट, 580 का दूसरा टारगेट के लिए EID पैरी को खरीदिए, खरीद कर चलिए। 510 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 550, 580 ये 2 टारगेट्स होगा EID पैरी। EID पैरी ये है आपके लिए सिमी जी की राय। इस समय बढ़िया एक्शन में आ रहा है ये काउंटर भी। 550, 580 बड़े टारगेट, 10% की मूव सिमी जी को इस पर आती हुई दिख रही है। तो इन लेवल से EID पैरी भी आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। कल का बड़ा विनर अंबुजा सीमेंट आज फिर से तेजी में आ रहा है। 6-6.5% की मूव कल हमने इस पर आती हुई देखी थी, आज वापस मोमेंटम में अंबुजा सीमेंट भी आपको आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, सीमेंट कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स, कल का जो बड़ा एक्शन था, कुछ प्राइस हाइक्स की खबरें आ रही थी, फ्रेट कॉस्ट भी थोड़ा वापस नीचे जा रही है तेल के गिरने से, और आज फिर से फॉलो ऑन मूव आ रही है सर। देखिए, सीमेंट के बनाने में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो कोल की होती है, क्योंकि आज भी हमारे जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो कोल का इस्तेमाल करते हैं, और कोल की प्राइसेस जो हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं टॉप आउट हो गई हैं और उसमें कुछ कमी भी देखी गई है। कोल सप्लाई के ऊपर भी इश्यूज थे, वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गए हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं, और जैसे हमने देखा अंबुजा में जिस तरह का तेजी देखने को मिली, मुझे लगता है रैमको सीमेंट जैसा कंपनी बहुत अच्छा है। अगर आप छोटी मझोली कंपनीज की बात करें तो मुझे उदयपुर सीमेंट अच्छा लगता है, सागर सीमेंट अच्छा लगता है, ये मिड कैप अच्छे नाम हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डालमिया सीमेंट भी बहुत अच्छी कंपनी है, और तो डालमिया भारत बहुत अच्छा कंपनी है। तो सीमेंट में मुझे लगता है एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको धीरे धीरे दे शुड स्टार्ट निबलिंग इनटू सीमेंट काउंटर से, थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करिए। और मुझे लगता है कि ये अच्छा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंफ्रा पुश है, गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंफ्रा स्पेंडिंग की तरफ फोकस है, और अभी ये यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें दाएं बाएं हो गई, बट आने वाले मुझे लग रहा है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, काफ़ी फंड एलोकेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में और काम होगा, तो उसमें सीमेंट को धीरे धीरे ये लोग अपना कॉस्ट जो कॉस्ट के जो शॉक्स हैं वो पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, तो अच्छा हो जाना चाहिए। सीमेंट में बहुत अच्छी करेक्शन आ चुकी है ऑलरेडी, सीमेंट कंपनीज में 25 से 30% ऑलरेडी करेक्टेड हैं, तो अच्छी कंपनीज खरीदनी चाहिए सीमेंट की। तो सीमेंट पर रखे नजर। यहाँ पर फिर से एक्शन आ रहा है। अंबुजा में हमने कल एक अच्छी मूव देखी थी, आज थोड़ी सुस्ती के साथ जरूर ट्रेड कर रहा था, बट अब दोबारा एक्शन में आते हुए दिख रहा है, और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी खरीदारी के आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पर आइए एक इंटरेस्टिंग खबर पर डालते हैं नजर। बाकी बाजार का मूवमेंट तो हमने कवर कर लिया है, कमोडिटीज की भी मूव कवर कर लिया है, बट करेंसी मार्केट में देखिए क्या चल रहा है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, आज 76 के पार आपको दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स जो बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज को इंक्लूड करता है वो 100 के पार गया, यानी कि 2 साल की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है बाजार पर, कौन से सेक्टर स्टॉक्स पर रखनी चाहिए आपको नजर इसकी वजह से, आइए इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, डॉलर की मजबूती कहां पर हो सकता है इंपैक्ट? देखिए, इम्पैक्ट तो वैसे तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे होगा, क्योंकि हम इंपोर्टर है सबसे बड़े, खासकर कच्चे तेल के, तो उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन सही कहा आपने कि 100 के पार जा चुका है डॉलर इंडेक्स, और यूएस में जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, जिस तरह से बॉन्ड डील बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स पे हो रहा है। और इनफैक्ट दीप में मतलब हमारी कमोडिटी टीम जो है वो कुछ एनालिस्ट से बात कर रही थी, और वो कह रहे थे कि हो सकता है कि साल के अंत तक रुपया जो है 77 या $80 पर डॉलर तक भी पहुंच जाए। I mean, इस तरह की गिरावट और रुपये में आ सकती है, 80 तक जा सकता है।
ये कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। ये तो हमारे डॉलर की भी मजबूत हो prediction रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपी वीक नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये दिक्कत जी से भी चार्ट्स पे लेंगे हाँ, राय और चोपड़ा साहब से भी पूछेंगे, तब तक पहले आप बता दो। हाँ, तो ये अगर रुपी यहाँ से कमजोर होता है तो फिर इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट बिल पे होता है और साथ ही साथ काफी सारे सेक्टर्स पे होता है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट जिस पे होता है ना, उसमें आईटी और फार्मा है खासकर। याद रखिएगा, नो डाउट अभी अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में गिरावट है, वो यूएस का रीजन है, बॉन्ड डील्स में बढ़ोतरी का रीजन है। लेकिन अगर यहाँ से रुपी वीक होता है तो हर 1% रुपये में वीकनेस से इन कंपनियों के मार्जिन्स पे, आईटी कंपनी के मार्जिन्स पे करीब करीब आधे से 75 0.75% के आसपास का बदलाव होता है। इनफैक्ट फायदा होता है इन कंपनीज को, क्योंकि इन कंपनीज के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज जो है वो खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन रहती है या फिर डॉलर में आती है। और ऐसे ही कुछ हाल फार्मा कंपनीज का भी होता है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो विदेश में है और खासकर यूएस में है, तो इनको एक फ़ायदा होता है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और याद रखिएगा, डॉलर जब जब मजबूत हुआ है, रुपी वीक हुआ है ना, तो इससे जो टूरिज्म है, खासकर बाहर से जो सैलानी आते हैं, वहाँ भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो टूरिज्म सेक्टर को एक्चुअली इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये कुछ सेक्टर है जिनको फ़ायदा होता है। नेगेटिव है ओएमसीज के लिए, साथ ही साथ पेंट कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल क्रूड को लिंक रहते हैं और हम पेमेंट डॉलर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल का दाम जो है वो बढ़ जाता है। बैंक्स के लिए इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, इसके लिए इम्पैक्ट होता है। ऑटो कंपनीज काफ़ी हद तक बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, उनके लिए नेगेटिव है। और हाई डेट कंपनीज जैसे भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक रहता है। कंपनी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ ना जिनको फायदा होता है, उसमें देखिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 75 से 80% के आसपास इनका रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आते हैं। मदरसन सुमी, इप्का लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, MM फोर्जिंग, वेल्सपन इंडिया, इनफैक्ट वेल्सपन इंडिया तो 90% के आसपास रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। GNXL, यूफ्लेक्स, हिम्मत सिंह सीड, ये तमाम वो कंपनीज है जिनको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है और इनके जो ओवरऑल रेवेन्यूज आते हैं ना काफ़ी हद तक डॉलर में आते हैं। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, डॉलर में कमाने वाली कंपनीज, उनके लिए मजे की बात है। बढ़िया। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए फायदा है, जो इंपोर्ट करते हैं उनकी हालत है खराब। चोपड़ा साहब, करेंसी पर आपकी राय और ये सारे जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती है इस पर भी। अनिल जी, हम सब समझते हैं कि वी आर नेट इम्पोर्टर्स। हमारा देश जो है वो आयात करता है, तेल, सोना, ये बहुत आयात होता है और सोना भी रिकॉर्ड स्तर पे आयात हुआ है पीछे कुछ महीनों में, और तेल का समस्या चल ही रहा है। और डॉलर की मजबूती से नो डाउट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ता है, हमारे देश की बैलेंस शीट पे फर्क पड़ता है। और अब सरकार जो पास ऑन कर रही है, अगर वो महंगा खरीदेंगे तो आगे महंगा बेचेंगे भी, तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो बड़ा स्टिकी हो गया है और इन्फ्लेशन नंबर्स मेरे ख्याल से आजकल में आने वाले हैं। तो ये एक कैच 22 सिचुएशन है, बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है डॉलर का मजबूत होना। अगर रुपया मजबूत होता है तो नो डाउट फायदा पहुंचता है, मगर इसमें कुछ एक फायदा ये भी है कि आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है, जैसे अभी आपके चैनल पे बात भी हुआ। बट ओवरऑल अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर्स हैं और ऑलरेडी भारत का कर्ज काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऑलरेडी हमारा जो तेल का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है। और कल भी मेरे हिसाब से जो यूएस में बातचीत हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे और जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आईओसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने का, जो कि करीब करीब $65-70 पे वो कर रहे थे, तो उन्होंने कैंसिल किया है। तो इसका असर पड़ने वाला है और अगर डॉलर की मजबूती रही तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है बाजारों के लिए और थोड़े से सुस्त रह सकते हैं बाजार इस वजह से। ओके, तो ये है आपके लिए डॉलर इंडेक्स पर पूरी राय चोपड़ा साहब की तरफ से। और डॉलर और रुपए की इक्वेशन को चार्ट पे बताना है बंसल जी आपको। देख लिए चार्ट साहब ने? डॉलर के चार्ट इतने मुश्किल वाले होते हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, मंजिल जी आराम से देखें डॉलर की चार्ट, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। और फिर आखिरी आधे घंटे में, हाँ 3 बजे कितना 17,565 के आसपास वही यदि निकला नहीं, 17,650 25 नहीं निकला, 595 आज का हाई कोशिश कर रहा है, बट वो बड़े लेवल है। 37,925 तक बैंक निफ्टी भी पहुंचा और वहां पर जाकर थोड़ा रुक गया है, अटका है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल, पर यह है आपके लिए मूव जो आती हुई दिख रही है इन काउंटर्स पर। फाइनेंशियल्स पर सर मूव बढ़िया आ रही है, अगर वो और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं वो ठीक है, बट मूव जो आई है
वो बढ़िया मूव इस समय फाइनेंशियल स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं मूव बढ़िया, मतलब बहुत खतरनाक जबरदस्त वाली मूव है। वो एक ही स्टॉक से पता चल जाता है कितनी नहीं। अच्छा, लेकिन उसको फाइनेंशियल थोड़ी मानेंगे। कौन सा मानेंगे? पेटीएम। जिस दिन पेटीएम ग्रीन में हो उस दिन बहुत बड़ी मूव मानी, बहुत बड़ी मूव मानी है। एक्चुअली 2-3 दिनों से पेटीएम अच्छी मूव कर रहा है। कल भी सर इस पे एक अच्छी मूव आई थी और आज फॉलो ऑन बाइंग इस पे आती हुई दिख रही है। मार्केट में बहुत तरह की खबरें चल रही है इसको लेकर। करेक्ट, पता नहीं, हमें पता नहीं है, सही नहीं है तो भगवान जाने सही है गलत है, लेकिन लोग उसी के चक्कर में खरीदे जा रहे हैं। तो पेटीएम 700 रुपए में चोपड़ा साहब पूछते हैं, चोपड़ा साहब 700 रुपए में तो ले लो पेटीएम, 2100 में ना भी लिया तो। सर हमारा पहले भी इस बात पे चर्चा हुआ था। और न्यू एज कंपनीज, तो मुझे अच्छे से याद है, कुछ 6-8 महीने पहले की बात है, आपने कहा था न्यू एज कंपनीज आपको कैसे लगती हैं। तो मैंने कहा था कि जब तक मेरे को रेवेन्यूज नहीं दिखते, प्रॉफिट्स नहीं दिखते, तो मैं कॉल मी ओल्ड स्कूल, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास करता हूँ और वैल्यू ढूंढता हूँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होता। बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी अनिल जी। मुझे लगता है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो देयर आर गुड स्टॉक्स। पावर ग्रिड जैसी कंपनी आप लीजिए, कोचिन शिपयार्ड लीजिए, अभी चर्चा भी हुई थी आपके चैनल पे, बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं। तो पेटीएम से बेहतर ऑप्शंस हैं। और नो डाउट वो बस जो आपने सुना, मैंने भी सुना है, हमें नहीं पता वो सही है कि नहीं। अगर हो जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा और भाग जाए, मगर फिर भी जब तक रेवेन्यूज नहीं दिखेंगे किसी भी बैलेंस शीट पे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया कर रही है तो शायद मैं उस बस में नहीं बैठना चाहता। मगर रेवेन्यूज बहुत ज़रूरी है किसी भी बैलेंस शीट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। तो जो भी निवेशक हैं जो आपके चैनल को देखते हैं, मैं यही उनको सलाह देना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट पर प्रॉफिट्स देखें तो आपका पैसा बचा रहेगा, अदरवाइज वाइल्ड स्विंग्स होंगे। बट कंपनी के स्ट्रेंथ देखें, फाइनेंशियल्स देखें, तभी उसमें निवेश करें, वैल्यूएशंस के आधार पर आप जाएं। न्यूज राइज के हवाले से खबर आ रही है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान है, भारत में और निजी बैंकों को लाइसेंस देने की जरूरत है। आरबीआई ने प्रोसेस तो चालू किया ही हुआ है, ऑन टैप लाइसेंसेस भी मिलते हैं, बट जरूरत है कुछ और निजी बैंकों को लाइसेंसेस देने की। ये आपके लिए खबर आ रही है, कुछ बड़े एनबीएफसीज को बैंक लाइसेंसेस के लिए आवेदन देना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। ये थोड़ा एक्सप्लेन भी करता है क्यों आज थोड़ा एक्शन और स्पेस में आ रहा है। हालांकि सेंटिमेंटल बूस्ट है, बट डेफिनेटली जो कमेंट्स आ रहे हैं कि एनबीएफसीज को बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन देना चाहिए ताकि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ और बढ़िया होती हुई दिखे। इस पर मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान आते हुए दिख रहे हैं, उसका एक्शन आप देखें। एबी कैपिटल, इस पर रखिए नजर, जो अपडेट्स आए थे उससे भी आपको बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिखी है। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक में बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल में खरीदने का सलाह होगा 2125 के आसपास कैश का भाव है, इसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 2100 का स्टॉप लॉस होगा क्योंकि वही इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। और इसमें इतना बढ़िया सा ब्रेकआउट है, चार्ट इतना बढ़िया है, डेली चार्ट, तो इसमें जो मिनिमम टारगेट मेरा नजर में है वो है 2160 का, जो कि हो सकता है आज ही आएगा। अब 2160 का पहला टारगेट, 2180 का दूसरा टारगेट और 2210 का तीसरा टारगेट के लिए एस्ट्रल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2100 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करेंगे। 2100 के नीचे स्टॉक अगर आज बंद नहीं होता है तो ये स्टॉक कल नहीं पूरा नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे। 2210 का जो मैंने थर्ड टारगेट दिया वो हासिल हो जाएगा तो इसमें मैं रिव्यू दे दूंगी। मेरा बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है मेरा चार्ट पर, तो एस्ट्रल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ये है एस्ट्रल जिसका चार्ट बहुत ही बढ़िया। सिमी जी, आप ये बोले बहुत ही बढ़िया, इतना शानदार चार्ट है, ये अचानक से बना एकदम से कि या पहले से धीरे धीरे बन रहा था, नजर में अब आया आपके आराम से? धीरे धीरे बन रहा था अनिल जी। आज 2100 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, कुछ देर पहले 2100 के ऊपर ब्रेकआउट आया है और तब नजर में आया। तो ये तो 2130 हो गया, लेकिन ये तो भागते भागते 30 रुपए तो गायब। बातों में बीच में मेरा कनेक्टिविटी भी खराब हो गया था। अरे बातों में 30 रुपया ऐसे ही बढ़ गया। आप तो मुंबई शिफ्ट हो जाओ, इधर स्टूडियो से ही शो करो, कनेक्टिविटी का इशू ही नहीं रहेगा। बिल्कुल वही सोच रही हूँ, आपका स्टूडियो में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। अच्छा, सही में सोच रहे, हमने तो ऐसे ही कहा था। ये तो तैयार है बहुत लोग तैयार है भाई स्टूडियो में आने के लिए। गए आशु जी से लेके, कुणाल जी से लेके, सिमी जी से लेके, और कौन कौन तैयार होते हैं? जय तो है, बशीर साहब जब भी मौका लगता आते ही हैं। जय, विश्वेश जी है, भसीन साहब हैं, खाली एक वागले साहब हैं जिन्होंने एकदम
आराम से समता वाला भाव रखा है साईं वाला कि बोले मेरे कोई लेन देना नहीं है, आराम से आप लोग जितनी दौड़ लगा दी लगाओ। और सुमित जी है, उनको पता है कि मैं दौड़ में रह जाऊंगा पीछे, इसलिए वो कोशिश नहीं करते स्टूडियो में आने की। बाकी सब लोग लगे हुए अपने अपने हिसाब से। बस दो चेयर खाली रखें। हाँ, दो ही है, उन पे आखिरी जो भी आना चाहे 2 चेयर खाली है। आइए, कुशल आए हमारे साथ इस वक्त। और ओके, तो कुशल से भी बात करते हैं सर, और जानते हैं क्या चल रहा है पीवीआर में, और एक्शन जो इस स्टॉक पर बन रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो पीवीआर में चल रहा है। कुशल बताइए, पीवीआर आज सुबह एक स्पाइक आया था और फिर सुबह से ये गेन्स होल्ड कर रहा है, कुछ तो चल रहा है, बताएं क्या है ये। देखिए, ट्रिगर्स इसके पहले भी जब हमने बताया था पीवीआर को लेकर रिसर्च करके, तो यहाँ पर आरआरआर मूवी जो है वो रिलीज होने वाली थी, और वो कल के अपडेट के हिसाब से बताया था कि कल आरआर मूवी रिलीज होने वाली है। अब यहाँ पर आप देखिए केजीएफ चैप्टर 2 ये 14 तारीख यानी कि थर्सडे को रिलीज होने वाली है, और जो इनिशियल डेटा और आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट पिछली बारी आप देखिए आरआरआर जो मूवी निकली थी उसमें जो पहले दिन का एडवांस कलेक्शन था हिंदी वर्जन का, वो लगभग 5 करोड़ रुपए का था, और यहाँ पर जो एडवांस बुकिंग आती हुई दिख रही है हिंदी वर्जन की वो लगभग 11 करोड़ की है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आंकड़ा डबल होता हुआ दिखा है, और टोटल अगर आप देखेंगे तो जो ग्रॉस एडवांस कलेक्शन हुआ है वो 20 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हो चुका है नॉर्थ इंडिया से। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट इनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली में और मुंबई में कुछ एक चुनिंदा सीट्स जो है 2000 और 1500 रुपए प्रति सीट बिक रही है। 2000 की और 1500 रुपए की। हम तो और सुबह 4 बजे के शोज है सर बैंगलोर में। तो अच्छा, कौन है हीरो, कौन है इसमें? हीरो यश है। वो कौन है? वो कर्नाटका कन्नड़ फेमस एक्टर है सर। अच्छा। तो 2018 में जो केजीएफ चैप्टर 1 आई थी, इस बारी चैप्टर 2 आ रही है। अच्छा, ओके। तो इसमें संजय दत्त भी हैं, रवीना टंडन भी हैं। अच्छा, तो दोनों मतलब बॉलीवुड वाले। हाँ। ठीक वैसा अभी कौन सी वो है आरआरआर, जिसमें बॉलीवुड, ये अच्छा फॉर्मूला है। साउथ वाले फिल्म बनाते हैं, थोड़े बॉलीवुड के भी स्टार्स ले लो, थोड़े साउथ के स्टार्स ले लो, इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी, बड़े बजट के साथ। सर 1000 करोड़ आरआरआर ने 1000 करोड़ क्रॉस कर गया। माय गॉड, मतलब बाहुबली द कंक्लूजन आई थी और दंगल आई थी, उसके बाद ये 2000 रुपए की टिकट है। 2000 और 1500। मैं तो सोचता कोई 2000 रुपए हमें दे तो देखने जाए, 3 घंटे भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। और लंबी थी आरआरआर, आई थिंक 3.5 घंटे की पिक्चर, फिर भी लोग जा रहे हैं। गजब। ओके, तो ये है एक और दमदार रिलीज, इसको तो 4 दिन के वीकेंड। तो ये आज कैसे रिलीज हुई? मंगलवार को? नहीं, सॉरी, पिछले शुक्रवार को हुई थी। शुक्रवार को ही ना? नहीं, आ रही है, ये तो आने वाली 14 तारीख को। 14 तारीख को आ रही है। उससे पहले 20 करोड़ की बुकिंग हो गई। एडवांस बुकिंग, एडवांस पहले 20 करोड़ की 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है। गजब। जब आएगी तो क्या होगा पता नहीं। अच्छा बंसल जी, आप देखा है वो आरआरआर? जी अनिल जी, मैं तो फर्स्ट वीक में देखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वेट नहीं करता अनिल जी, तो वो भी देख ली है। और ये जो 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग अनिल जी, इसमें मेरा भी योगदान है। ओहो, देश को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है जो कंजम्पशन पर पूरा फोकस करें। सिर्फ आप अकेले न करें, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी सबको साथ में लेके जाएं, पूरा थिएटर बुक कराएं। बंसल जी, आप तो बड़े आदमी हैं, ये सब कर सकते हैं, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा देखें। गजब का कलेक्शन आ रहा है। बिल्कुल, ये तो मतलब एकदम क्या कहना चाहिए इसको, रिवाइवल वाली चीज है। तो चोपड़ा साहब, आपको कोई पसंद है मल्टीप्लेक्स शेयर? सर देखिए, आइनॉक्स और पीवीआर दोनों का विलय हो चुका है, और अगर आप मुझे कहें कि इस समय पीवीआर लें तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। हो सकता है आपको कुछ 50-75 रुपए की तेजी और मिले, मगर अभी फिलहाल मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि इन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए। थोड़े करेक्शन के बाद यदि 1700 के आसपास मिलता है पीवीआर तो निश्चित रूप से बाइंग बनती है। तो यह है आपके लिए पीवीआर। इन लेवल्स पर नहीं, अब नीचे आने दीजिए तो बाइंग बनती है। बट चार्ट्स पर पीवीआर कैसा लग रहा है, एक बार सिमी जी से इस पर तो राय ली जाए। सिमी जी, पीवीआर थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया, दोबारा उनके साथ जुड़ते हैं। वागले साहब, पीवीआर का चार्ट जरा देखें। दीपांशु, पीवीआर का चार्ट तो अच्छा है, 1900 के ऊपर सस्टेन करता है। मुझे लगता है ये मूव में 2000 तक 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1890 का होना चाहिए, 2000 का टारगेट। ये 1 से 2 दिन आउटर साइड, 3 दिन ये ट्रेड है। चार्ट पैटर्न में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती, कुछ खराबी नहीं दिख रही है पीवीआर की। देखते हैं इन लेवल से और ऊपर जाता है या नहीं। पर आइए, वागले साहब एक कॉल भी देना चाह रहे हैं, तो बिगुल उनके लिए वागले का वंडर।
बताएं सर। दीपांशु, मेरा बीटीएसटी होगा M&M फाइनेंस में। ये 180 के लेवल अभी अभी ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है इसमें एक 7 से 8 रुपए की मूव कल आपको मिल सकती है। आपका 178 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 188-90 का टारगेट कल के दिन। M&M फाइनेंस ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। M&M फाइनेंस अभी अभी वसीम साहब ने भी आपको रिकमेंड किया था, 181 रुपए के आसपास है, लीजिए इसको। 172 का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ 193 और 195 के टारगेट के लिए कम पर करनी है खरीदारी भी। हाँ, वागले साहब की मैंने वसीम साहब के लेवल पर लिया। वागले साहब के लेवल इधर साइड में 178 का स्टॉप लॉस है। वागले साहब का तो छोटा रहता है ना, ट्रेडिंग वाला। 188 और 190 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से भी खरीदारी करने की राय। M&M फाइनेंस और M&M सिमी जी को पसंद आया तो M&M ग्रुप में भी स्टॉक्स में खरीदारी थोड़ी थोड़ी होने के संकेत आपको मिल रहे हैं इस वक्त, ये आप ध्यान में रखिए। कैश मार्केट के ढेरों स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस वक्त एक्शन में दिख रहे हैं और कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने रख दूं जहां पर आज बड़ी तेजी बनती दिख रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 316 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 17% का बड़ा उछाल इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। तो डिफेंस शेयरों में भी लगातार एक के बाद एक स्टॉक खरीदारी के मूड में आ रहे हैं। चोपड़ा साहब को बताना है एक शेयर, कोई भी एक शेयर डिफेंस में जो चोपड़ा साहब आपको पसंद हो। मुझे कोचिन शिपयार्ड अच्छा लगता है और अभी करीब करीब 350 के स्तर पे है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 400 के स्तर पे जाएगा। गार्डन रीच ऑलरेडी भाग चुका है। गार्डन रीच के बुक्स पे कैश बहुत है, मगर कोचिन पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि अभी भी अंडर वैल्यूड है और काफ़ी करेक्शन हो चुका है और मुझे इसकी 400 की जाने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है और डिविडेंड भी देता है थोड़ा बहुत। तो कोचिन शिपयार्ड मेरा चॉइस है। आज अच्छे एक्शन में भी है कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक दोनों में अच्छी मूव आ रही है और गार्डन रीच में तो बड़ा 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 ब्रेकआउट आपको आज आते हुए दिखाए। तो नजर रखिए, कुछ स्टॉक्स हैं ये जो अच्छे एक्शन में आपको बनते हुए दिखेंगे। कैश स्टॉक्स की ही बात करें तो कुछ और भी काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई आज दिखी है। डिफेंस स्टॉक्स के तो अच्छी मूव आ ही रही है और पिछले कुछ दिनों से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं। रेमंड पर आज फिर से एक अच्छी मूव आई है और सुमित जी, रेमंड पिछले हफ्ते भी इसकी बात हो रही थी, इस हफ्ते भी एक्शन में है। रेमंड में क्या करना है? आज की जो मूव है 950 के ऊपर जो गया है, जल्दी 4 फिगर में देखने को मिलेगा दीपांशु। ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करे। रेमंड का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। कोई भी अगर डीप आता है किसी भी दिन तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रखे चले। 990 से 1000 रुपीज तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में रेमंड में देखने को मिलेंगे, फिर उसके ऊपर के लेवल्स भी आएंगे, तो पोजीशंस होल्ड करके चलें। पोजीशंस होल्ड करके चलने हैं जहां तक रेमंड की बात है। बढ़िया एक्शन इस काउंटर में आज आपको आते हुए दिखा है। सद्भाव इंजीनियरिंग, बंसल जी जरा इसका चार्ट देखें, इस पर भी एक अच्छी मूव आई है। बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मूव आया है। कल के हाइज के ऊपर स्टॉक निकला है और टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो जिनके पास है 34.5 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। टारगेट बैठते हैं 38 के अराउंड के। रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करें 38 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो 38 रुपीज के टारगेट के लिए होल्ड करके चले, ये है आपके लिए राय जहां तक सद्भाव इंजीनियरिंग का सवाल है। जस्ट डायल, चोपड़ा साहब ट्रैक करते हैं ऐसे। इंडिया मार्ट में रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक रहा है, पर जस्ट डायल में आज एक 10% की मूव आती हुई दिखिए। कोई ट्रिगर समझ में आ रहा है सर इसका? दीप, वैसे तो कोई ट्रिगर समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिड कैप्स में एक रिबाउंड है काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद, तो संभावना है कि थोड़ा सा और खींचे और लगभग 1000 के लगभग भी जाए। तो जस्ट डायल हो सकता है कि आपको यहाँ से 100-125 रुपए की तेज़ी दिखाए, पर ट्रिगर के बारे में मुझे नहीं पता ये क्यों भागा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी करेक्शन के बाद अब एक अपसाइड देखने को मिल रही है क्वालिटी मिड कैप्स में। तो करेक्शन के बाद अब अपसाइड के मूड में आ रहे हैं ये स्टॉक। और जस्ट डायल को देखिए, इंडिया मार्ट को देखिए, अच्छी मूव इसमें आती हुई दिखी है। राइस स्टॉक्स में आज अच्छी मूव आई है, इनके बारे में भी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि क्यों चुनिंदा राइस काउंटर्स में आपको तेजी का माहौल दिख रहा है। बट ओवरऑल ये एक और स्पेस है बाजार की जिसमें मूव है। रैलिस इंडिया, ये भी एक स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगेन एग्रोकेमिकल स्पेस, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। जो स्काईमेट का अनुमान आया है मॉनसून को लेकर, वो है। IMD का भी अनुमान आने वाला है। सिमी जी जरा रैलिस इंडिया के चार्ट देखें।
बहुत अच्छा चार्ट है दीपांशु, और मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्क्लोज करना है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मिनिमम 300 से 310 का टारगेट एक्सपेक्ट करके रखा जा सकता है स्टॉक के लिए। पोजिशनली होल्ड करेंगे, कोई इंट्राडे का कॉल नहीं है। थोड़ा सा एटलीस्ट 15-20 दिन का टारगेट रख के 310-320 का भी टारगेट इसमें आ सकता है। तो करंट लेवल पर डायलिस इंडिया को खरीद कर चलने का सलाह होगा। तो डायलिस इंडिया पर आपको रखनी नजर, जीएनएफसी पर भी रखिए नजर, इस पर भी एक मूव आती हुई दिख रही है। चंबल फर्टिलाइजर तो ऑफ कोर्स इस स्पेस का काफी एक्टिव काउंटर रहता भी है और वहां पर भी मूव आ रही है। वागे साहब, एचपीसीएल लग रहा था कि ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, बट ब्रेकडाउन हो गया सर, 300 के लेवल के पार गया था और वहां से देखिए 4-4.5% गिरा है। क्या हो गया सर एचपीसीएल में? दीपांशु, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था एचपीसीएल में लगभग 310 के आसपास, वहीं पर कल इसका टॉप बना है 307-308 के बीच में और वहां से घुमा है, तो वो लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये लेवल में मैं बेचना भी नहीं चाहता क्योंकि 290-285 एक सपोर्ट है। सो 285-310 ये मेरे लिए रेंज है एचपीसीएल की। 85-310 की रेंज है और उस रेंज को अनफॉर्चुनेटली उस रेंज के लोअर एंड पर आ गया है। अब देखते हैं यहाँ से होल्ड आउट और करेगा या फिर फिसलते हुए दिखेगा, बट एचपीसीएल अच्छी मूव या कन्विंसिंग मूव इस पर नहीं रही है। टाटा एलेक्सी में भी आज एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। सिमी जी, टाटा एलेक्सी ये वापस खरीदने के लेवल से है, मुझे मालूम है आप भी काफी क्लोजली इसे ट्रैक करती हैं। ऊपर से ये भी करेक्ट हुआ है, मिड कैप आईटी में गिरावट है, ये वापस खरीदारी के लेवल्स पर आ रहा है या फिर थोड़े और गिरावट का वेट करें? नहीं दीपांशु, थोड़ा सा और गिरावट, एटलीस्ट और एक दिन का गिरावट का इंतजार करेंगे। यहाँ पे खरीदने का सलाह नहीं होगा टाटा एलेक्सी। थोड़ा सा एक और दिन, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, थोड़ा सा एक दिन और। चलिए, तो एक दिन और थोड़ा सा वेट और करिए। पक्का बताना पड़ेगा बाय या सेल आपको कल। ठीक है सिमी जी? हाँ? कल पक्का फिर देना पड़ेगा बाय सेल दोनों में से कुछ ना कुछ। हाँ कल हाँ पूछ लीजिएगा मुझे। नहीं मैं पूछूंगा नहीं, आपको याद रखना है। मेरे तो कितना काम होता है, आप देखिए इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, आपको तो एक ही चैनल पे जाना है, 2 ही एंकर को हैंडल करना है। चेक करना पड़ेगा। हाँ? अच्छा ठीक है, टाटा एलेक्सी में अगर कोई खरीदने का सलाह होगा तो मैं स्पेशल बिगुल बजा के स्पेशल कॉल दे दूंगी। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक बात है। चलिए आइए, तब तक तैयार है हमारे साथ वरुण बताने के लिए कुछ स्पेशल रिसर्च, और वो है चावल शेयरों को लेकर। चावल शेयरों में दिख रही है शानदार तेजी, क्या है वजह, वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, वजह यह है कि दुनिया भारत का चावल खा रहा है। अच्छा। और हम एक्सपोर्ट बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं एक्सपोर्ट। हम वैसे शुगर को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब पिछले आपने कुछ समय में देखा था, लेकिन अब चावल का एक्सपोर्ट जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट करीब 50% के आसपास जो है वो चावल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है इस साल। अगर आपको याद होगा, दिसंबर तक ये खबर आई थी कि करीब 30-32% के आसपास चावल के एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो फरवरी तक चावल के एक्सपोर्ट जो है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। करीब 2,14,00,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट जो है भारत से चावल का हुआ है। और हम लगातार देखते थे कि बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता था और वो खासकर मिडिल ईस्ट में होता था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ब्रोकन राइस है फिर या फिर नॉर्मल जो चावल है उसके एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी होने लगी है। और खासकर बांग्लादेश, चीन जैसे देश जो है वहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसके चलते भी भारत के जो चावल का एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। नो डाउट श्रीलंका और नेपाल को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हालांकि वहाँ जिस तरह से सिचुएशन है, क्योंकि नेपाल ने भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स पे अब बैन लगाना शुरू किया है और श्रीलंका के हालात तो आपको पता ही है, तो वहाँ से कितना फ़ायदा भारत को होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश और चीन में एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पर भारत की जो ब्रोकन राइस है उसका दाम सबसे कम है। थाईलैंड में जो 5% ब्रोकन राइस जिसको बोलते हैं उसका दाम अगर आप देखेंगे तो $431 प्रति मिलियन टन के आसपास है। यूएस का जो है उसका करीब 650 के आसपास है, जबकि इंडिया की जो ब्रोकन राइस है 5% की उसका दाम अगर आप देखेंगे तो 343 से $347 प्रति मिलियन टन के आसपास का है। तो हमारा जो चावल है वो काफ़ी सस्ता है, इसके लिए इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी बड़ी है। अब तक हम केवल बासमती को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब बाकी चावल का भी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक हो रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं चावल कंपनियों को यहाँ पे इतनी अच्छी रैली है। नो डाउट हमारी चावल कंपनियाँ जो है वो खासकर बासमती राइस को एक्सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ समय पहले मेरे ख्याल से KRBL जैसी कंपनियाँ या फिर बाकी कंपनियाँ हैं उन्होंने नॉर्मल चावल का एक्सपोर्ट भी शुरू किया था, तो इसके लिए आप इन स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे हैं। तो चावल का एक्सपोर्ट काफ़ी है, चावल का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है।
अच्छा, हमारे प्रोडक्शन तो फुल है, प्रोडक्शन तो हमारा तो कोई दिक्कत हमारा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छा, मिलेगा। एक्स्ट्रा पड़ा है हमारे पास। अच्छा, तो चावल के शेयरों में बड़ी तेजी होती दिख रही है, एलटी फूड, केआरबीएल और साथ ही साथ चमनलाल सेठिया, ये कुछ स्टॉक्स हमारे हैं। दाम भी अट्रैक्टिव हैं, अगर हमसे खरीदेंगे तो तो दोनों बासमती और नॉर्मल दोनों चावल बिक रहे हैं? दोनों बिक रहे हैं। ओके, तो दोनों चावल में अच्छी तेजी। केआरबीएल जरा सुमित जी चार्ट देखिए, 243 पर ट्रेड करता हुआ 4% मजबूत। अनिल जी, केआरबीएल एक अच्छा मूव दिखा रहा है। पिछले एक हफ्ते से स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और केआरबीएल अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 250 252 इसका 200 डीएमए लेवल है। 250 252 का लेवल ये निकाल देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो 275 से लेकर 280 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में केआरबीएल में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे में 230 235 का सपोर्ट बनेगा, 250 252 इमीडिएट टारगेट, फिर 275 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय चावल स्टॉक्स पर राय आती हुई दिख रही है, एक्शन में है और बढ़िया मूव इस पर भी आ रही है। आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, जल्दी से पहले अनिल जी से ले लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी, आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, रिकवरी जो हुई थी उन्हीं लेवल्स पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स इनफैक्ट थोड़ा और बढ़ गए, अब 1/4% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो अच्छा मूव वहां पर आ रहा है। यूरोप में वैसे सुस्ती है 1% की, बट और फ्रेश गिरावट नहीं आई है। कच्चा तेल 101 पर है। हमारे बाजार भी उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं सर, जहां पर लास्ट हमने स्ट्रैटेजी ली थी। बताएं क्या करके जाना है सर? दीप, देखो वैसे देखा जाए तो तेजी करने जैसा बाजार तो है नहीं कि आप 2 दिन से लगातार कमजोर बंद हो रहे हैं, दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हो रहे हैं 17,525 पे, लेकिन इन लेवल पे मंदी भी नहीं करनी है, क्योंकि आप देखिए डाउ फ्यूचर्स इतने खराब नहीं है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी हरे में आ रहे हैं, 2-3 दिन से गिर चुके थे, एक रिकवरी बन सकती है और हमारे मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड भी है। तेजी करने की हिम्मत नहीं है, मंदी करने का मन नहीं है। तो इसलिए नोटा का इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आप कर सकते हैं और फिर भी किसी को करना ही है तो पोजीशन अपनी तेजी की बनाकर नीचे में 17,300 का एक पुट ऑप्शन खरीद लें या ऊपर में 17,700 का कॉल ऑप्शन बेचकर आप अपना हेजिंग कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर है, तेजी करना ही चाहते हैं तो 37,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं, या फिर आप 38,500 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। बेचना है तो थोड़ा दूर का बेचना है, 38,500 का, तो बीचों बीच में बंद हो रहा है 37,500 38,000 के बीचों बीच में बैंक निफ्टी। दोनों में से खरीदना हो तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर है, बैंक निफ्टी ज़्यादा 100%, कोई डाउट ही नहीं, आज स्ट्रेंथ दिखाई है दिया। और लीडरशिप वहीं से आ रही, तो सीधी सी बात है। बट अदरवाइज ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है कि इस तरह के माहौल में कुछ ना करें, तो करना है तो इन लेवल पर स्पेशली आज के मूड माहौल को देखते हुए और डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा 60% खरीदारी के फेवर में। तो थोड़ी आशा है कि कल वीकली एक्सपायरी ठीक ठाक हो सकती है। आज एटलीस्ट जो सपोर्ट लेवल्स बाजार में होल्ड करें उसका सहारा मिलेगा। ओके, आइए, जय ठक्कर भी जुड़ गए और लेते हैं उनके साथ कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ, क्या करना है जय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल बैंक निफ्टी में जबरदस्त एक मोमेंटम है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आप देखिए कि इनमें एक बढ़िया रिवर्सल है। इनफैक्ट दी 37,500 के ऊपर बंद हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्लिप साइड 38,000 के नीचे भी बंद हो रहा है, तो ये रेंज बनी हुई है 37,500 38,000 एंड कल एक्सपायरी है। आई थिंक दैट ये 37,500 होल्ड कर जाएगा और अगर कल एक्सपायरी के दिन अगर 38,000 के लेवल्स निकल जाते दीपांशु, देन एक अपसाइड सरप्राइज ट्रेडर्स को देखने मिल सकती है। निफ्टी हालांकि अभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा ऊपर की तरफ रिवर्सल का, बट बैंक निफ्टी में वो देखने मिला। इसलिए कोटक बैंक का दीप 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सही लग रहा है, 46.5 पर ट्रेड कर रहा है अभी, एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 37 का, 37 का आप स्टॉप लॉस लगाए, 46.5 पे खरीदे। 59 से लेकर 65 ये दो लेवल्स इसके बनते, टारगेट्स बनते, 59 एंड 65 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। कोटक बैंक का 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में एक मूव देखने मिला है, there can be a follow-up buying similar kind of in कोटक बैंक, HDFC बैंक में भी आपको काफी ओवरसोल्ड हो चुका है शॉर्ट टर्म में, वहां पे भी रिवर्सल देखने मिल सकता है। इफ दैट हैपेंस सो देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प बैंक निफ्टी को 38,000 के लेवल्स निकालने में, वही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक में कैश का ऑप्शन खरीदारी करने की राय, 1800 का कॉल ऑप्शन। आइए सिमी जी भी तैयार है अपनी एक पिक के साथ। सिमी जी बिना बिगुल के बताएं आपका नॉन स्टॉप शेयर। अनिल जी, एक स्टॉक पूरा नॉन स्टॉप आउट परफॉर्मेंस दिया है आज, सियाराम सिल्क। स्टॉक देखिए कितना भगा है, 8% अप है और मुझे लगता है कि ये इसमें री रेटिंग हो रहा है। 750 का टारगेट है, 640 के आसपास का भाव है कैश में। 750 का टारगेट के लिए सियाराम सिल्क को खरीद कर चलिए। 610 का स्टॉप लॉस लगेगा, 750 का टारगेट होगा। सियाराम सिल्क पहला टारगेट होगा 680, दूसरा होगा 700 और तीसरा होगा 750। ट्रेडिंग ये जो पोजीशन है, पोजीशन को सिर्फ 7 से 15 दिन के लिए होल्ड करेंगे। 750 का टारगेट के लिए सियाराम सिल्क को खरीद कर चलिए। सियाराम सिल्क सर आपको तो याद ही होगा, बिल्कुल एसआईपी स्टॉक हमारा। और जब टेक्सटाइल्स की शुरू करी थी तो सबसे पहला स्टॉक यही था, तो मेरे ख्याल से 200-225 रुपए के आसपास। 200 21 मई 225 अभी तो 21 में वापस भी नहीं आया। 225 11 महीने ही हुए हैं। ये तो 4 डिजिट वाला स्टॉक है। अच्छा, यहाँ से भी अभी तो देखो एक बड़ा ट्रिगर आ रहा है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ी उसकी स्टडी कर रहा हूँ, पता चलेगा तो बताऊंगा। ठीक है सर। सियाराम इसी के लिए नहीं, और भी टेक्सटाइल शेयरों के लिए, स्पेसिफिकली सियाराम के लिए नहीं, तो उस पर भी एक बार समझेंगे और उससे समझ में आएगा। बट सियाराम सिल्क में बिल्कुल सिमी जी ने सही बताया, बढ़िया तेजी की तैयारी। बिल्कुल, तो सियाराम सिल्क इस पर रखनी है आपको नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं, बट हमारे बाजार मिले जुले रहे हैं। एक तरफ बैंक्स की तरफ से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आज आपने देखी, निचले स्तरों से बैंक निफ्टी की तो अच्छी रिकवरी थी और उस रिकवरी की वजह से आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट 17,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिखा है। कहां पर है ये आपके मूव? सारे बैंक स्टॉक्स एक्शन में थे। एक्सिस, कोटक टॉप गेनर्स बाजार के, इंडसइंड, आईसीआईसीआई यहां से भी थोड़ा सहारा मिला। एचडीएफसी बैंक निचले स्तर से रिकवर होकर सपाट बंद हुआ और एचडीएफसी लिमिटेड भी सपाट बंद होते हुए दिखा। मारुति सुजुकी सुबह से खरीदारी थी पर ब्रेथ काफी खराब थी बाजार की, सिर्फ 10 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। मेटल स्टॉक्स में आज भारी ब्रेकडाउन था। हिंडाल्को टॉप लूजर 6% नीचे, जिस तरह से चीन में एल्यूमिनियम दामों में गिरावट आई है। कोल इंडिया, ग्रासिम, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ये फिसले। टाटा मोटर्स नीचे था, टीसीएस नतीजे के बाद ठीक था, पर बाकी आईटी स्टॉक्स में फिर से गिरावट रही। टेक महिंद्रा, विप्रो दोनों ही कमजोर। कल अपने नतीजों से पहले इन्फोसिस में भी 1.5% की गिरावट। एचयूएल, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों ने भी सहारा नहीं दिया और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी 150 पॉइंट्स के कट के साथ क्लोज हो रहा है। बैंक्स की रिकवरी से निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं आ पाया, पर बंधन बैंक 3% ऊपर। वायदा कारोबार की अगर बात करें, टॉप गेनर। पीवीआर सुबह से एक्टिव, 2.5% की तेजी। एमएनएम फाइनेंस, एबी कैपिटल यहां पर भी अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिखी, साथ ही एमएनएम पर भी अच्छी मूव आती हुई दिखी है। इप्का लैब्स, अदानी एंटरप्राइजेस, गेल सुबह से एक्टिव रहा। जीएनएफसी, एस्ट्रल ये कुछ और काउंटर्स थे और पीआई इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स जहां से बाजार को थोड़ा सहारा मिला। बिरला सॉफ्ट 6.5% नीचे, बड़ा ब्रेकडाउन आया था। इंट्राडे में तो लगभग 12% की गिरावट बिरला सॉफ्ट में हमने देखी थी। साथ ही हमने देखा गोदरेज प्रॉपर्टीज, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एस्कॉर्ट्स, एचपीसीएल, चंबल फर्टिलाइजर, डॉक्टर लाल, मदरसन, इंडिया बुल्स हाउसिंग, फर्स्ट सोर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, माइंडट्री, कोफोज, इंटेलेक्ट डिजाइन। तो आईटी ये सबसे कमजोर बास्केट रही। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आपने ब्रेकडाउन आते दिखा और मेटल्स यहां से भी आपको कमजोरी दिखी। चुनिंदा ऑटो काउंटर्स ने भी अंडर परफॉर्म किया। तो ओवरऑल अनिल जी, बैंक्स आज के शाइनिंग स्टार रहे, चुनिंदा एनबीएफसीज में खरीदारी रही, बट बाकी बाजार से सहारा नहीं मिला। इसलिए हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव क्लोज हुआ 150 पॉइंट्स ऊपर, बट उसके सामने 150 पॉइंट का कट, बट मोर इंपॉर्टेंटली 17,500 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ दिखा है इस वक्त। प्रोविजनल क्लोजिंग के तौर पर बाजार में हल्की गिरावट तो नहीं, अच्छी गिरावट 150 पॉइंट की निफ्टी में, 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बढ़त भी है। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद इससे पहले कि आपको फाइनल क्लोजिंग मिले, 17,530, 144 अंकों का नुकसान और 133 अंक मजबूत है निफ्टी बैंक, 37,747, 388 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। ये है आज की कहानी। समाचार समाप्त हुए। पहले तो ऐसे ही होता था। हाँ, समाचार समाप्त हुए। तो बंसल जी, उसके बाद सुमित जी, सिमी जी और वागले साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, जय ठक्कर साहब, चोपड़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। बंसल जी, आपको कल पता है ना सुमित जी, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, बुधवार है। जी जी। तो क्या करना है? जी से क्या होगा बताओ आगे। एक्सपायरी ट्रेड है जी, कल एक्सपायरी का ट्रेड ढूंढेंगे। हाँ, और
नहीं अनिल जी, कल टी शर्ट पहननी है, टी शर्ट। देखो तैयार हुए थे। देखो बंसल जी, सीखो सुमित जी से, कितने काम के प्रति फोकस है उनका। ध्यान कपड़ों में नहीं, उनका ध्यान क्या काम करना है उसपे, और बंसल जी का ध्यान पूरा का पूरा टी शर्ट में। ठीक है, लेकिन बंसल जी ने बोल ही दिया, ओके, तो हम सब कल टी शर्ट पहनकर शो करेंगे। ठीक है, बंसल जी ने बोले। वैसे भी पिछले फ्राइडे को हमारी पॉलिसी के चक्कर में रह गए थे, तो इस बार तो बनता है लंबा वीकेंड, और फिर तो ज्यादा ही बनता है। बिल्कुल, तो बंसल जी की बात तो माननी पड़ेगी। मान ली बात सर। ओके, तो कल वीकेंड शो होगा आपके लिए, मुलाकात होगी आप सबसे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, चोपड़ा साहब, जय ठक्कर साहब, नितिन जी, वागले साहब, सिमी जी, बंसल जी और साथ ही साथ सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।